हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो भाई वरुण एडवांस्ड बैच के अंदर 2025 बैच में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है मैथ्स की क्लासेस में बेटा, जहां हमारा एक चैप्टर हो गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आज बारी है सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करने की, जो कि है सीक्वेंस एंड सीरीज, है ना भाई। अपना एक चैप्टर हो गया है। आई होप आप लोग सब बेटा फुल जोश के साथ लग गए हैं, एडवांस की तैयारी के लिए मेहनत कर रहे हैं। मैंने 2 लाइव आपको दिए थे वहां पे और एक रिकॉर्डेड सेशन दिया था, और आगे आपको बताया भी था कि मैं अब आपको रिकॉर्डेड सेशंस ही प्रेफर करूंगा बेटा, क्योंकि उसमें आप अपनी स्पीड से पॉज कर करके क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं और अपनी आप टाइम ले लेके एक लेक्चर को देख सकते हैं। क्योंकि लाइव में थोड़ा बहुत टाइम दे देते हैं, बट रिकॉर्डेड में बेटर है आप अपनी स्पीड से, जब आपके पास समय हो, टाइम लगा के प्रॉपर तरीके से लेक्चर को करना है, आपको यूटिलाइज एक एक क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है। क्योंकि बेटा इन लेक्चर्स के अंदर हम मेजॉरिटी ऑफ द टाइम प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं। आज जैसे हम सीक्वेंस सीरीज शुरू करने वाले हैं, तो तुम्हें थोड़ी बताऊंगा एपी क्या होता है, जीपी क्या होता है। मैं ये अज्यूम करूंगा बेटा, इस बैच में हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि आप मेंस लेवल पढ़ के बैठे हुए हैं, आपका मेंस में ठीक ठाक परसेंटाइल आ गया है, तो कॉन्सेप्ट्स आपको पता है, ठीक है। और हाँ, जो चीज रहेगी, क्वेश्चन कोई नई चीज आएगी, कोई ट्रिकी चीज होगी, वो मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू बता दूंगा। ऐसी कोई हाईफाई थ्योरी नहीं लगने वाली, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही अपने को आने चाहिए, ठीक है भाई। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज सीक्वेंस एंड सीरीज की बारी है, लेक्चर नंबर 1 है, ठीक है। 3 लेक्चर में हम ये चैप्टर भी खत्म करेंगे, जैसा कि हमने क्वाड्रेटिक में किया बेटा। फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर में मैं आपको चैप्टर को ब्रेक करके 2 पार्ट्स में क्वेश्चंस कराऊंगा, एंड थर्ड लेक्चर में हम पीवाईक्यूज और होमवर्क को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और मीन्स वगैरह की बातें करेंगे, और बेसिकली आज हम सीक्वेंसेस की बातें कर रहे हैं। कल हम मेजॉरिटी ऑफ द टाइम सीरीज की बातें करेंगे, ठीक है ना। जो टेलीस्कोपिंग सीरीज हो गई या फिर अपने पास स्पेशल सीरीज होती हैं, उस तरह की बातें वो कल के लेक्चर में होंगी। आज हम लोग प्रोग्रेशन रिलेटेड बातें करेंगे। तो अब तुम बोलोगे सर एपीजीपी तो हमें आता है, क्वेश्चंस इससे आ जाते हैं एडवांस में, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्टली एपी और जीपी में भी, तो इसलिए इसको इग्नोर नहीं करना है बेटा। कॉन्सेप्ट तो बेसिक है, बट एप्लीकेशन इसके बड़े अच्छे अच्छे बन जाते हैं। तो आज के लेक्चर में हम वही देखेंगे। एक एक क्वेश्चन को बेटा पॉज कर करके ट्राई करना है अपने को, राइट। जरूरी नहीं है कि मैं अगर आपको 2 घंटे का, पौने 2 घंटे का लेक्चर दे रहा हूं तो आपको 2 में ही निपटाना है। आप ये समझ के चलिए, जो भी मैं लेक्चर आपको दूंगा रिकॉर्डेड फॉर्म में 1:2 रेशियो रखना है। अगर मैं 2 घंटे का लेक्चर दे रहा हूं, आपको कम से कम 3.5 घंटे से 4 घंटे के आराम से इतनी ड्यूरेशन आपको लगनी चाहिए, ठीक है। 4 से 4.5 लग सकते हैं, बट 3.5 से कम में आपको नहीं निपटाना है। बिल्कुल आप ये सोच के चलिए, आपको दिमाग इसमें लगाना है, हर एक क्वेश्चन में 5-5, 7-7 मिनट लगाने हैं। सर एडवांस में इतना टाइम ही नहीं मिलेगा। देखो मेंस में नहीं होता इतना टाइम, बट एडवांस में आपके पास होता है यार। 5-6 मिनट में भी अगर एक सवाल आप कर पा रहे हो, क्यों 10 क्वेश्चन भी अगर तुमने 1 घंटे में एवरेज, ऑन एन एवरेज कर दी है, एवरेज की बात हो रही है। किसी क्वेश्चन में हो सकता है 3 मिनट ही लगे, 4 लगे, किसी में 7-8 मिनट लग जाए। सो ऑन एन एवरेज अगर आपने 6 मिनट पर क्वेश्चन भी एडवांस में लगाए हैं, तो 10 क्वेश्चन हो गए 1 घंटे में। और 10 क्वेश्चन अगर एडवांस में तुमने कर दिए, तो भैया एडवांस क्लियर होने वाला है। तो इसलिए एडवांस में एक बात ध्यान रखनी है, जल्दबाजी में नहीं रहना है। उधर 2 मिनट हो गए, 3 मिनट हो गए, छोड़ देता हूं अगले पे, नहीं। यहां अपने को प्रॉपर टाइम देना है एक क्वेश्चन को। या तो देखते ही छोड़ दो, देखते ही अगर ऊपर से चले गए एडवांस के पेपर में, छोड़ दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े बहुत तो छोड़ने हैं। बट अगर कर रहे हो तो इतना श्योर होके करो कि हाँ यार, अब मैं इस पे टाइम दे रहा हूं, तो मैं प्रॉपर तरीके से इसको समय देके करूंगा, ठीक है। तो वो सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स धीरे धीरे हम सीखेंगे इस बैच में, वो भी आपको सिखाऊंगा कैसे हम पेपर के दौरान क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं, कौन सा करना है, कौन सा छोड़ना है। तो वो 2-4 तुम पेपर प्रैक्टिस पेपर्स दे दो, उसके बाद हम लोग वो स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करेंगे, राइट, कि एडवांस का पेपर में क्रैक कैसे किया जाता है। एडवांस क्रैक करना एक अलग आर्ट है, मेंस क्रैक करना एक अलग आर्ट है। एडवांस के लिए तैयारी तो सब कर लेते हैं, बट सिलेक्शन उसका होता है जो एडवांस का पेपर क्रैक कर पाता है। क्योंकि सिलेक्शन और प्रिपरेशन के बीच में सिर्फ एक ही चीज है, तैयारी और सिलेक्शन के बीच में क्या चीज है, सिर्फ पेपर अटेम्प्टिंग स्किल्स है बेटा। जिसकी पेपर अटेम्प्टिंग स्किल्स अच्छी होंगी, वो तैयारी करने के बाद सिलेक्शन की तरफ बढ़ पाएगा। जिसकी पेपर अटेम्प्टिंग स्किल्स अच्छी नहीं है, वो तैयारी तो बेचारा बहुत करके बैठा हुआ है, बट सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि पेपर क्लियर नहीं कर पाएगा। अल्टीमेटली पेपर तो क्लियर करना है ना भाई, तैयारी हमारी जितनी भी अच्छी हो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज में। जैसा कि मैंने बताया, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। एपी जीपी का कुछ मिक्स सा क्वेश्चन है, क्या है, एचपी का भी है, थोड़ा सा एचपी भी लग रहा है, ठीक है। कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, मिक्स्ड सीक्वेंस का क्वेश्चन है। आप लोग पॉज करके ट्राई करिए। लेट 3 पॉजिटिव नंबर्स एबीसी इन ऑर्डर, ठीक है, बी इन एचपी। अच्छा, एबीसी जो है वो एचपी में है, समझ गए, समझ गए। ए प्लस सी की वैल्यू 8 है, ओके, ए प्लस सी की वैल्यू 8 है, गॉट इट, ओके। टीएन इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विद कॉमन रेशियो 3। अच्छा, टीएन जो है वो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी है विद कॉमन रेशियो 3, ठीक है भाई। तो कॉमन रेशियो से शुरू करेंगे 3, वेयर
T1 T2 T3 दिए हुए हैं बेटा। T1 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म दी हुई है ना। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म दी हुई है। सो बेसिकली हमें पता है, लेट फर्स्ट टर्म भी कैपिटल ए कह देता हूं, लेट फर्स्ट टर्म बी, या ऐसे सोच लो भाई ये सेकंड टर्म है तो ये फर्स्ट इनटू कॉमन रेशियो होनी चाहिए, है ना। सो T2 शुड बी इक्वल टू T1 इंटू आर, क्योंकि जीपी है। सो T2 की वैल्यू है b/2, T1 की जगह लिख दिया a माइनस b/2 इंटू आर, है ना। और ऐसे ही T3 क्या होना चाहिए, T1 इंटू आर स्क्वायर होना चाहिए, है ना। तो T3 की जगह लिख दिया c माइनस b/2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर हो गया 9, T1 हो गया a माइनस b/2। अब मोटा मोटा क्वेश्चन में थॉट प्रोसेस बन गया है। ये एक इक्वेशन आ गई ए बी में, ये एक इक्वेशन आ गई एबीसी में, और एक इक्वेशन बेटा ऑलरेडी दी हुई थी। तो यानी कि अब हमें क्या पता लग गया, हमें पता लग गया एबीसी निकल जाएंगे यार, तीन इक्वेशन तीन अननोन सॉल्व करके, है ना। तो स्टार्ट करते हैं इसको। b/2 इक्वल टू 3a माइनस 3b/2, ये इधर गया 4b/2, 2b इक्वल टू 3a, पहला रिलेशन आ गया बेटा 2b इक्वल टू 3a। यहां से देखते हैं क्या हुआ, c माइनस b/2 इज 9a माइनस 9b/3, 9b/3 नहीं था, 9a माइनस b/2 था ना, ये b/3 क्यों लिख दिया, हाँ। सो 9a माइनस 9b/2, 9b/2 इधर आया बेटा, तो हमारे पास हो गया c इक्वल टू 9a, या ऐसे कर लो, इधर आया तो c प्लस 4b इक्वल टू 9a, c प्लस 4b इक्वल टू 9a, करेक्ट। यहां तक देख लीजिए। अच्छा एक और बात, 3a क्योंकि 2b है, यानी 9a तुम्हारा 4b हो गया, है ना। तो 4b की जगह, एक सेकेंड कुछ गड़बड़ कर दी क्या, एक मिनट देख लेते हैं भाई। ओ 3 से मल्टीप्लाई हुआ ना, हाँ। तो 9a इक्वल टू 6b हो गया, 9a को जगह 6b डाल दिया बेटा, तो c प्लस 4b इक्वल टू 6b। बेसिकली c और b का रेशियो भी मैंने निकाल लिया है, c इक्वल टू 2b आ गया, c इक्वल टू 2b आ गया, है ना भाई। तो a और b का रेशियो आ गया, b और c का आ गया। अब a प्लस c हमें ऑलरेडी गिवन है 8, थर्ड इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं, थर्ड इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। देखो दो इक्वेशन, डेटा एनालिसिस है बस और कुछ नहीं है। a प्लस c, तो यहां देखो c की वैल्यू 2b डाल देता हूं, a प्लस c बराबर 8 है, तो a की वैल्यू 2b/3, सब कुछ b के टर्म्स में ले आया, और c की वैल्यू बेटा 2b इधर डाल दिया, तो हमारे पास हो गया 2b प्लस 6b/3 इक्वल टू 8, तो 8b/3 इक्वल टू 8, यानी b की वैल्यू प्यारी सी 3 निकलकर आ गई है। b की वैल्यू तो बेटा 3 निकलकर आ गई है, राइट। बस अब b आ गया तो c हो जाएगा। देखो कैलकुलेशन खुद से करनी है यार, अब तुम मेरा सोल्यूशन देखोगे तुम्हें लगेगा बड़ा अच्छा इजी क्वेश्चन था, खुद से करना है, खुद से देखिए ये क्वेश्चन होना चाहिए। तो c की वैल्यू है 2 इंटू b, 2b था, यानी c हो गया बेटा 6, c क्या हो गया 6 हो गया। एंड सिमिलरली बेटा a क्या हो जाएगा 2b/3, सो a हो जाएगा 2b/3, तो a आ जाएगा 2, a क्या आ जाएगा 2, a 2 c 6 b 3, a b c हमारे बेटा सॉल्व होके आ गए हैं। बस अब देखो इसमें मजेदार बात क्या है कि एचपी की कंडीशन यूज ही नहीं हुई, कहीं पर हमें एचपी का कंडीशन यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो एक्सेसिव डेटा दिया हुआ है, डेटा जो है ज्यादा दिया हुआ है, कोई जरूरत नहीं थी इतना डेटा देने की। आपको 4 इक्वेशंस मिल जाएंगी, एचपी से भी एक रिलेशन मिल जाएगा। तो वेरीफाई कर लेते हैं क्या डेटा कंसिस्टेंट है, कि अगर एचपी है सो बी की वैल्यू 2ac अपॉन a प्लस c होनी चाहिए। भाई एचपी की कंडीशन यही होती है ना, मिडिल टर्म 2ac अपॉन a प्लस c। तो चेक करते हैं जरा, b की वैल्यू है, बी की निकाल लेते हैं, यहां से भी 3 आएगी क्या, सो 2 इंटू ए सी 6 दूनी 12 अपॉन 6 प्लस 2 8, है ना जी। तो 2 4 जा 4 3 जा, बिल्कुल बी की वैल्यू 3 आ रही है, जो कि सही है, यानी एबीसी एचपी में है। फालतू में दिया है, देने की जरूरत ही नहीं थी, है ना, देने की जरूरत ही नहीं थी, देने की कोई जरूरत थी ही नहीं। और मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन बना सकते थे कि एबीसी आर इन एपी, एबीसी आर इन एचपी, करेक्ट। चलिए तो ये बात हो गई है हमारी, इतना तो हमारा एबीसी निकल गया। अब हमें जो निकालना है जरा उसको कर लेते हैं भाई। T7 इंटू 2/3 की पावर 6, तो T7 का मतलब हो गया कि जीपी की 7वीं टर्म बेटा, तो जीपी की 7 टर्म क्या होती है, इजी क्वेश्चन है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। T7 ऑफ जीपी हो जाएगा, अगले पेज पे लिख देता हूं, T7 ऑफ जीपी हो जाएगा फर्स्ट टर्म इंटू आर की पावर 6, है ना, ए आर की पावर 6 होता है, ए आर की पावर 6 होता है। तो T7 हो जाएगा, ए की जगह देखो क्या है, a माइनस b/2 है, a माइनस b/2 था, और r कॉमन रेशियो तो तुम्हारा 3 था,
है ना। तो T7 हो जाएगा, ए की जगह कितना डालू भाई, ए की जगह डालना है सर 2 और बी की जगह डालना है 3, 2 माइनस 3/2 इंटू 3 की पावर 6, तो ये हो गया हाफ इंटू 3 की पावर 6। तो T7 क्या आ गया, हाफ इंटू 3 की पावर 6। बट हमसे पूछा है बेटा T7 इंटू 2/3 की पावर 6 पूछा गया है, तो हाफ इंटू 3 की पावर 6, 2/3 की पावर 6, ये कट गया, 2 की पावर 5 बच गया बेटा, विच इज नथिंग बट 32। सो फाइनल आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन का, 32 हो गया है बेटा। अच्छा था ना, देखो बहुत डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, इस क्वेश्चन को कहीं से कहीं तक आप डिफिकल्ट नहीं बोल सकते। अब इसका मतलब नहीं अरे सर इतना आसान आएगा क्या एडवांस में, भाई मेरे अभी पीवाईक्यू रीजन करेंगे ना, देखना ऐसे सवाल भी आते हैं। हम गलती पता है क्या करते हैं एडवांस की तैयारी के लिए, सर सबसे टफ क्वेश्चन कराओ, सर ऐसे कराओ हमसे हो ही ना, और फिर सर हमें मजा आ जाए और हमें लगे कि हमारी एडवांस की तैयारी हो रही है। मेरे भाई ऐसे एडवांस की तैयारी नहीं होती, ऐसे बस टीचर की गॉडगिरी दिखती है, अरे सर ने इतना बढ़िया करा दिया, अरे हमें मजा आ गया। ये नहीं करना है यार, एडवांस में तुम्हारे ऐसे क्वेश्चन जिसमें और मजा आ गया वाली फीलिंग आ जाए 10% होंगे। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस तुम्हारे वही होंगे कि अरे तुम बोलो अरे यार ये तो मेरे से हो जाता, ये तो मैं कर सकता था, थोड़ा सा टाइम और मिल जाता तो मैं कर लेता, सिली मिस्टेक नहीं करता तो मैं कर लेता। तो वही 90% क्वेश्चन से सिलेक्शन होना है बेटा, तो हमें उस पे फोकस रखना है, राइट। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम फोकस हमें उन क्वेश्चंस पे रखना है जो कि डुएबल हैं। वैसे ही वो 10% में से तुमसे क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एग्जाम में बैठ के हो जाएंगे, बहुत ज्यादा टफ वाले क्वेश्चंस छोड़ने ही है यार, हमने भी छोड़े थे जब मैंने एडवांस का पेपर दिया था। बहुत टफ क्वेश्चन जो थे उन्हें देखा ही नहीं, इजी टू मीडियम वाले पहले छांट के कर दिए, इतने में ही समय खत्म हो गया, समय बचा ही नहीं। तो इसका क्या मतलब है, बट रैंक अच्छी आ गई, क्यों, क्योंकि हमने टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज कर लिया। तो एनीवेज ये सब चीजें बताऊंगा आगे पेपर अटेम्प्टिंग स्किल्स में। अभी बस तुम इतना मानो कि तुम्हें एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करनी है, एडवांस के 10 लेवल ऊपर जाके नहीं तैयारी करनी है, उससे कुछ नहीं होगा। उससे बस ये होगा कि तुम्हें मजा आ जाएगा, सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन ऐसे ही क्वेश्चन दिलाएंगे। इस क्वेश्चन को अगर तुमने बिना गलती करे समय के अंदर करा तो ये सवाल आसान है। तो कोई भी बच्चा मुझसे अब ये बोलेगा सर चैट में, अरे सर क्वेश्चन डिफिकल्ट कराओ, सर टफ नहीं लग रहा ये वाला, उतना मजा टफ नहीं आया, तुम्हारा सवाल एक ही होना चाहिए, क्या तुमसे समय के अंदर खुद से हुआ, क्या तुमसे समय के अंदर, पहली बात समय के अंदर, टाइम के अंदर खुद से बिना हिंट देखे बिना गलती करे हुआ। ये 3 चीजें अगर तुमने कर ली तब तुम्हारे लिए क्वेश्चन इजी है, वरना ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए इजी नहीं है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में हमें इस लेवल के क्वेश्चन को भी क्रैक करना है, उसमें सिली मिस्टेक कर दी या टाइम ज्यादा लगा दिया या नहीं हो पाया तो फिर तो दिक्कत है, तो फिर हमारे लिए इजी थोड़ी हुआ बेटा, है ना। तो थोड़ा सा मैच्योरिटी से पढ़ाई करनी है, सिंस एग्जाम बिल्कुल अब 2 महीने दूर है, तो अब वो बहुत ही उल्टे सीधे लेवल के क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। हाँ थोड़े बहुत करेंगे हम हाई फाई लेवल, ताकि थॉट प्रोसेस थोड़ा हमारा बने, नए क्वेश्चन में हम क्या सोच पा रहे हैं ये हम करें, बट ऐसे क्वेश्चंस को भी इग्नोर नहीं करना है। ये नहीं कि अरे सर ये तो बड़ा इजी था, ऐसे भी आते हैं। मैंने तुम्हें फर्स्ट लेक्चर में ही समझाया था कि मेंस के मीडियम टू डिफिकल्ट वाले एडवांस्ड के इजी वाले बन जाते हैं और इजी एडवांस में आते हैं, तुम्हें पीवाईक्यूज में दिख जाएगी ये बात। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है हमारा 32 हो गया, बिल्कुल ठीक है आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं, सेकंड ब्रेन टीजर, एक और बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, जबरदस्त प्रॉब्लम है, जरा देखते हैं क्या है क्वेश्चन। थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम है, ध्यान से पढ़िएगा। स्टार्टिंग एट द ओरिजिन अ पार्टिकल मेक्स 40 मूव्स, अच्छा 40 बार चल रहा है एक पार्टिकल, द nth मूव इज ऑफ अ डिस्टेंस ऑफ n²/2, अच्छा ठीक है, डिस्टेंस ऑफ n²/2 यूनिट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, लाइन के अलोंग मूव कर रहा है और nth यूनिट में n²/2 डिस्टेंस मूव कर रहा है, गॉट इट। इट्स मूव्स आर इन ऑर्डर ऑफ ड्यू ईस्ट देन नॉर्थ, अच्छा तो जरा पहले जरा कोऑर्डिनेट्स बना दें। सिस्टम बोल रहे हैं पहले वो नॉर्थ में जा रहा है, देन वेस्ट में, देन साउथ में, देन कंटिन्यूज द ऑर्डर अंटिल 40 मूव्स, 40 मूव तक वो ये ऑर्डर बार बार कंटिन्यू करता है, ठीक है, समझ गए। द पार्टिकल विल बी एट डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम ओरिजिन, स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, तो देखो ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है, तो देखते हैं जरा पार्टिकल जो है कैसे जा रहा है। पहले वो जा रहा है, फर्स्ट मूव कहां कर रहा है, और इन ऑर्डर ऑफ ड्यू ईस्ट, ईस्ट जा रहा है, ये ईस्ट होती है आप सबको पता है, ये वेस्ट होती है, ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है, करेक्ट। तो सबसे पहले पार्टिकल जाएगा, ये डिस्टेंस उसने ईस्ट की तरफ ट्रैवल किया, और क्योंकि ये पहला मूव है तो n की जगह 1 डालोगे, यानी 1²/2 डिस्टेंस उसने ये वाला मूव किया होगा, समझ गए बात, 1²/2 डिस्टेंस मूव किया होगा, पहला मूव है। सेकेंड मूव उसे लेना है नॉर्थ की तरफ, अब वो यहां है, कहां है, यहां पे है, अब उसे जाना है नॉर्थ की तरफ, यहां से वो जाएगा नॉर्थ की तरफ,
बट जाएगा डिस्टेंस 2 स्क्वायर बाय 2। समझ गए ना क्यों? क्योंकि सेकेंड मूव है, nth मूव में वो n स्क्वायर बाय 2 डिस्टेंस चल रहा है, तो सेकेंड मूव में क्या चलेगा? 2 स्क्वायर बाय 2। एंड ठीक है, स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग जा रहा है तो फिर बिल्कुल ठीक है। अब सर ये स्ट्रेट लाइन टेढ़ी क्यों नहीं है? क्योंकि लिखा है ना नॉर्थ, ड्यू नॉर्थ, नॉर्थ की डायरेक्शन तो यही है ना, इसीलिए वर्टिकली जाएगा। अगला वो डायरेक्शन लेगा वेस्ट, वेस्ट मतलब इस साइड, वेस्ट मतलब इस साइड, और इस साइड जाएगा 3 स्क्वायर बाय 2 डिस्टेंस। क्योंकि बेटा समझ गए तुम, समझ गए 3 स्क्वायर बाय 2 क्यों जाएगा? क्योंकि भाई थर्ड वाले मूव में वो 3 स्क्वायर बाय 2 डिस्टेंस चलेगा, थर्ड मूव है। हाँ, एंड देन साउथ, अब लास्ट में जा रहा है साउथ की तरफ, पहले ईस्ट फिर नॉर्थ, फिर सॉरी पहले वेस्ट, सॉरी ईस्ट नॉर्थ और वेस्ट, और अब साउथ, साउथ में जाएगा 4 स्क्वायर बाय 2 डिस्टेंस। खेल समझ गए? और अब ये कंटिन्यू रखेगा, अब फिर 5 स्क्वायर बाय 2, फिफ्थ मूव इधर जाएगा, वापस से ईस्ट की तरफ जाएगा। समझ गए? तो अब ये इधर की तरफ जाएगा 5 स्क्वायर बाय 2, फिर इधर की तरफ 6 स्क्वायर बाय 2, फिर इधर की तरफ 7 स्क्वायर बाय 2, फिर इधर की तरफ 8 स्क्वायर बाय 2। खेल समझ रहे हो? ऐसे 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 चलता जाएगा, 40 बार बेटा मूव करेगा। मजा आया ना क्वेश्चन में? 40 बार मूव करेगा। और बोल ये रहे हैं द पार्टिकल विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम ओरिजिन। फाइनली जो 40 मूव हो जाएंगी तब उसका ओरिजिन से क्या डिस्टेंस रहेगा, ये क्वेश्चन है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, समझ गए क्वेश्चन? आई होप आप लोग समझ गए क्वेश्चन। अब जरा इसमें पॉज करो और आराम से 5 से 10 मिनट सोचो। 5 मिनट तो मिनिमम सोचना है, हो सकता है 5 मिनट में हो जाए आपसे, हो सकता है 10 मिनट तक ना हो। फिर आप हिंट देखिएगा और फिर हिंट देखने के बाद खुद से करिएगा, ठीक है? पहली लाइन देखने के बाद। चलिए तो मैं समझा रहा हूं, आप लोग बिल्कुल पॉज कर लीजिए। देखिए, तो सबसे पहले हमें एक बात समझ आ रही है, अगर ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है भाई, किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होता है? रूट डिस्टेंस होता है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बस मुझे ये पता लगाना है कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा और वाई कोऑर्डिनेट 40वें मूव के बाद। गॉट इट? सो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा उसका? एक्स कोऑर्डिनेट सोचते हैं 40वें मूव के बाद क्या होगा। देखो एक्स जो है वो इधर की तरफ बढ़ता है, जब वो ईस्ट की तरफ जाएगा तो बढ़ेगा और जब वेस्ट की तरफ आएगा तो घटेगा, है ना? तो पहले 1 स्क्वायर बाय 2 प्लस हुआ, फिर -3 स्क्वायर बाय 2 हुआ, तो एक्स कोऑर्डिनेट में क्या होगा? पहले 1 स्क्वायर बाय 2 ऐड हुआ, फिर सब्ट्रैक्ट हुआ 3 स्क्वायर बाय 2, फिर अगला वाला ये वाला जब आएगा 5 स्क्वायर बाय 2, क्योंकि ये फिफ्थ मूव है। गॉट इट? सो 5 स्क्वायर बाय 2 फिर ऐड हो जाएगा क्योंकि प्लस डायरेक्शन में जा रहा है, 5 स्क्वायर बाय 2 फिर से ऐड हो जाएगा। खेल समझ गए? 5 स्क्वायर बाय 2 ऐसे गया है तो एक्स कोऑर्डिनेट में ऐड हुआ, फिर 6 स्क्वायर बाय 2, फिर 7 स्क्वायर बाय 2 इधर आएगा, है ना? तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो सब्ट्रैक्ट होगा बेटा। सो -7 स्क्वायर बाय 2 इस तरह से होगा। और अब मुझे बताओ ऐसा कब तक चलेगा? 40th मूव है और यहां ऑड नंबर्स हो रहे हैं सारे, है ना? सो 37 स्क्वायर बाय 2 प्लस होगा और लास्ट वाला माइनस में होगा। सोच के देखो क्यों? क्योंकि देखो 40 मूव है तो ईस्ट वेस्ट में वो 20 करेगा भाई। 40 मूव टोटल करने हैं ना, नॉर्थ साउथ में करेगा 20 और ईस्ट वेस्ट में 20 करेगा। तो पहला प्लस कर रहा है, पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, चौथा माइनस। तो ऐसे करते करते ये जो 20 टर्म्स आने वाली हैं इसमें भी एक तरह से 10 बार प्लस फिर 10 बार माइनस हो जाएगा। सो लास्ट टर्म -39 स्क्वायर बाय 2 होगी। समझ गए ना भाई? क्योंकि आपको ऑल्टरनेट प्लस माइनस करना है, 1 वाले प्लस 3 वाले माइनस, ठीक है? ऑल्टरनेट प्लस माइनस मैंने सारी टर्म लिख दी, लास्ट वाले में माइनस पर ही खत्म होगा, जाके माइनस पर ही खत्म होगा। तो ये क्योंकि 20 टर्म्स हो गई हैं और ऐसे 10 पेयर्स बन गए हैं बेटा, 10 पेयर्स ये बन गए हैं, ठीक है? मान लो बोल देते कि 40 नहीं 41 मूव्स हैं तो प्लस 41 स्क्वायर बाय 2 और हो जाता लास्ट में, ठीक है? बट अभी यहीं तक हमें रुकना पड़ेगा। तो ये उसका एक्स कोऑर्डिनेट होने वाला है। क्या ये बात समझ गए हैं आप? यही मेन चीज है, एक्स कोऑर्डिनेट लिखना। अब आप अगर अभी तक नहीं कर पाए थे तो फिर से पॉज करके खुद से करो। देखो 1/2 तो बाहर आ गया, 1 स्क्वायर -3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर -7 स्क्वायर, ऐसे करते करते 37 स्क्वायर -39 स्क्वायर। ऐसे ये कुछ टर्म्स लिखी हुई है बेटा मेरे पास, करेक्ट? इस तरह से टर्म्स लिखी हुई हैं। अब इनको देखो, एक तरीका तो यह सीरीज से सोचो, बट बेटर है a स्क्वायर -b स्क्वायर लगाओ, फास्टर मेथड देगा। तो 1 + 3 इंटू 1 - 3, है ना? 1 + 3 इंटू 1 - 3 जो कि -2 होता है, और ये भी 5 + 7 इंटू 5 - 7, क्योंकि डिफरेंस दोनों सब में -2 आ जाएगा। सो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये -2 बेटा ओवरऑल में से कॉमन ही आ जाएगा। ये -2 जो है ओवरऑल में से कॉमन आ जाएगा। बात समझ गए भाई? क्योंकि सबका डिफरेंस -2 है तो ये -2 कॉमन आएगा। अगला वाला क्या हो जाएगा? अगला हो जाएगा 9 + 11 इंटू 9 - 11 होगा, करेक्ट? एंड सो ऑन। लास्ट वाला 37 + 39 इंटू 37 - 39 होगा, वो -2 बाहर ही आ गया। गॉट इट? तो ये हमारे पास बन गया है
ये बन गया है 2 से 2 कटा, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया माइनस ऑफ 1 3 5 7 9 11 अप टू 39 तक का सम, जो कि क्या है, एपी है बेटा। तो क्या है, एपी लिखी हुई है। सम ऑफ एपी निकाल सकते हो आप। कितनी टर्म्स हो जाएंगी इस एपी में, 40 टर्म्स, आई थिंक, सॉरी 20 टर्म्स हो गई है ना, हाँ 20 टर्म्स हो गई, क्योंकि 1 से 39 तक के ऑड नंबर सिर्फ लिखे हुए हैं, तो 20 ऑड नंबर्स आ जाएंगे। आप n/2 2a + n-1d लगा लीजिए, उससे भी हो जाएगा। या फिर अगर आप थोड़े से स्मार्ट हैं और आपने पढ़ाई अच्छे लेवल की करी हुई है, तो ये क्या लिखा हुआ है, पहले 20 ऑड नंबर्स का स्क्वायर लिखा है। सम ऑफ फर्स्ट, जैसे n नेचुरल नंबर्स का सम होता है nn + 1/2, वैसे ही पहले ऑड नेचुरल नंबर्स का सम n² होता है। ये डायरेक्टली n² होता है। n की वैल्यू 20 है क्योंकि 20 नंबर्स हैं, राइट। सो 20² हो जाएगा। क्या ये बात समझ आई? मैंने क्या बोला, ये बोला भाई मैंने कि अगर आपके पास, ये थ्योरी का पार्ट बता देता हूं, देखो 1 3 5 है, 3 ऑड है, 5 6 7 8 9, तो 3 का स्क्वायर आया। देखो अगर ये 4 ऑड नंबर का सम लिख देता, 12 13 14 15 16, 4 का स्क्वायर आ गया, देखो है ना। ऐसे ही अगर ये 5 ऑड नंबर्स पहले ले लेता, तो आप देख लीजिए 25 आ रहा होगा, 5 का स्क्वायर आएगा। ऐसे चलता जाता है, ऐसे चलता जाता है बेटा। सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स 1 3 5, ऐसे करते करते 2n-1 अगर मैंने लास्ट नंबर ले लिया ऑड, तो ये n² हमेशा आता है। तुम सम ऑफ एपी लगा के प्रूव कर लो इसे। सम ऑफ एपी क्या है, n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट, तो 2 2 कट गया, n² बेटा आ गया हमारे पास। क्या आ गया, n² आ गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है, कई बार डायरेक्टली लग जाता है ये कॉन्सेप्ट कि सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू n²। थ्योरी का पार्ट होता है, थोड़ा सा मैंने बता दिया है। तो x कोऑर्डिनेट बेटा -400 आ गया है। अब तुम बिल्कुल ऐसे ही जरा y कोऑर्डिनेट निकाल लोगे इसका। पॉज करके ट्राई करिए भाई खुद से। y कोऑर्डिनेट में क्या होगा, पहले y में ये ऐड हुआ, फिर ये वाला नीचे गया तो सब्ट्रैक्ट हुआ। सो y कोऑर्डिनेट विल बिकम 2² / 2 -4² / 2 +6² / 2 -8² / 2 एंड सो ऑन। लास्ट में जाके क्या होगा, सोच के देखो, जो लास्ट 40वां मूव होगा वो माइनस में जाएगा, है ना। प्लस 38/2, 38 होल स्क्वायर बाय 2, 38 होल स्क्वायर बाय 2 -40 होल स्क्वायर बाय 2, ऐसा हो जाएगा। सो 1/2 कॉमन, 1/2 कॉमन, फिर से इन दोनों में स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इनमें स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो -2 भी कॉमन आ जाएगा। 2 + 4, a + b में 2 + 4, 6 + 8 एंड सो ऑन, 38 + 40 तक रह जाएगा। बाकी -2 तो बाहर आ चुका है, ये गया। तो y की वैल्यू हो गई -2 + 4 + 6 + 8 अप टू 40, जिसमें से आप 2 कॉमन ले लीजिए। 1 2 3 अप टू 20 तक का सम, तो ये लगा दिया 10n + 1/2। तो y हो जाएगा बेटा -420, 420। y की वैल्यू क्या आ गई, -420। y कोऑर्डिनेट 40 मूव के बाद उसका ये होगा, x कोऑर्डिनेट ये होगा। तो बस अब डिस्टेंस जो हो गया √x² + y² हो गया। तो रूट के अंदर आ जाएगा, देखो 400 का स्क्वायर प्लस 420 का स्क्वायर, तो पहले तो 10 का स्क्वायर, 10 बाहर ही ले लो, 40 का स्क्वायर प्लस 42 का स्क्वायर, एक 2 का स्क्वायर भी बेटा बाहर निकाल लेता हूं, 2 का स्क्वायर 2 बन के बाहर आ जाएगा। सो 10 × 2, अंदर क्या बच जाएगा, 20 का स्क्वायर 400 प्लस 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर 441 होता है, तुम्हें याद होना चाहिए। सो 10 × 2 × 441 और 400 841 हो गया। और 841 देख लो परफेक्ट स्क्वायर होता होगा यार किसी का, मेरे ख्याल से बढ़िया सा आंसर आ जाना चाहिए। 841 किसका होल स्क्वायर होता है भाई, 841 का रूट होता है 29 भाई। तो 20 × 29 हो गया 580, 580 हो गया आंसर। तो 580 मीटर्स उसका आंसर, जो भी यूनिट होगी वो इसका आंसर होना चाहिए 580। लेट्स चेक, 580 बिल्कुल सही है। ठीक है, तो देखो कॉन्सेप्ट क्या था इसमें, सिंपल एपी का कॉन्सेप्ट था, बट वैसे अच्छा प्रॉब्लम है। इस तरह के क्वेश्चंस एडवांस में आ सकते हैं। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है एडवांस में आने के लिए।
कोई इसमें ऐसा नहीं है कोई हाई फाई मैथ्स लग गई हो, आउट ऑफ सिलेबस चीजें लग गई हो, रैंडम थॉट प्रोसेस लग गया हो, बिल्कुल भी नहीं। सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला और एपी का क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, थर्ड प्रॉब्लम लेते हैं, थर्ड प्रॉब्लम लेते हैं भाई। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा क्या है। थर्ड क्वेश्चन है, इन अ ट्राइंगल एबीसी एंगल्स ए एंड बी एंड एंगल सी आर इन एपी। ठीक है, एबीसी जो है एपी में है, तो ये तो तुमने बहुत बार किया होगा जब एबीसी एपी में होते हैं, तो 2b इक्वल टू ए प्लस सी, और क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी ऑलरेडी 180 है, तो ए प्लस सी की जगह भी 2b रख दिया, 2b प्लस बी इक्वल टू 180, तो b हमेशा क्या हो जाता है 60 डिग्री आ जाता है। ये याद सा ही हो जाता है, प्रैक्टिस इतनी करते हैं अगर हम तो, कि b की वैल्यू तो 60 डिग्री आ गई है। ठीक है, साइन ए साइन स्क्वायर बी एंड साइन सी आर ऑल्सो इन एपी। अब हमें फर्दर एक कंडीशन दी है कि साइन ए साइन स्क्वायर बी साइन सी आर ऑल्सो इन एपी, तो टू ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म 2 साइन स्क्वायर बी विल बी साइन ए प्लस साइन सी, करेक्ट। अच्छा, साइन बी की जगह तो b की जगह तो 60 डिग्री डाल दो, सो 2 इंटू √3/2 का होल स्क्वायर 3/4 हो गया, साइन ए प्लस साइन सी, साइन ए प्लस साइन सी हो गया। अच्छा एक और बात, a प्लस सी भी तुम्हारा 120 डिग्री हो गया, a प्लस सी क्या हो गया 120, बिकॉज ये 60 आ चुका है, a प्लस सी तुम्हारा 120 हो गया। अब देखो मोटा मोटा देखने में क्वेश्चन तो हो ही गया है ऑलमोस्ट, क्योंकि आपके पास क्या है बेटा, साइन ए प्लस साइन बी का सम, साइन ए प्लस साइन सी का सम 3/2 आ गया है ना, 3/2 आ गया है, चेक कर लीजिए, हाँ 3/2 आ गया है। और एक इक्वेशन ये हो गई, एक ये हो गई, दो अपने पास हो गई, इक्वेशन ए और सी में सॉल्व हो जाएगा। तो अब इसमें साइन सी प्लस साइन डी लगा देता हूं, ये वाला एंगल बनेगा, तो 3/2 इक्वल्स टू 2 साइन ए प्लस सी बाई 2, है ना, इंटू कॉस ए माइनस सी बाई 2। तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, a प्लस सी की जगह 120 डालो, तो 3/4 हो गया ये, और साइन 120/2 साइन 60 कॉस ए माइनस सी बाई 2 हो गया, साइन 60 की जगह √3/2, सो 3/4 इक्वल टू √3/2 कॉस ए माइनस सी बाई 2। ये 2 काटो, √3 काटो, सो कॉस ए माइनस सी बाई 2 आ गया, कॉस ए माइनस सी बाई 2 क्या आ गया बेटा, बड़ा अच्छा सा आ गया, देखो √3/2 ही आ गया, और √3/2 तो स्टैंडर्ड एंगल है, 30 डिग्री होता है कॉस, है ना, सो a माइनस सी बाई 2 हो गया 30 डिग्री, a माइनस सी हो गया 60 डिग्री, बस a माइनस सी और a प्लस सी दोनों आ गए। अब तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए भाई, ए बी सी सब सॉल्व हो गए। सो इन दोनों को फर्दर अगर मैं ऐड कर दूं, इन दोनों को ऐड कर दूं, तो a आ जाएगा, a क्या आ जाएगा। अब इसमें देखो एक और बड़ी प्यारी बात है, a माइनस सी बाई 2 को 30 लिया है मैंने, ये अज्यूम कर लिया कि a बड़ा है c छोटा है, -30 भी तो ले सकता था, है ना, तो वो भी एक केस बन जाता, बट अभी के लिए ठीक है। दोनों को ऐड किया, c कटा, a हो जाएगा 120 प्लस 60 180/2, यानी a बन गया 90 और c क्या बन जाएगा, a को रख दो तो c बन गया 30। तो 90-30 हो सकता है या 30-90 उल्टा भी हो सकता है, a और c, राइट, क्योंकि कॉस है, a माइनस सी बाई 2 30 भी हो सकता है, -30 भी हो सकता था, तो 90-30 उलट भी सकते हैं हम। फर्दर मॉड a माइनस बी पूछा हुआ है, मॉड a माइनस बी, तो दोनों ही सिनेरियो में हमारे पास आई थिंक सेम आएगा, क्योंकि 60 - 30 करूं या 60 - 90 करूं उल्टा हो गया, तब भी 30 आएगा डिफरेंस, है ना। सो a माइनस बी की वैल्यू 30 डिग्री हो गई आंसर। तो a माइनस मॉड a माइनस बी क्या आ गया 30 डिग्री। समझ गए मैंने क्या बोला भाई, अभी तो 90 - 60 है, बट उल्टा केस लिया होता तो ये 30 आता, ये 60, 30 आता तो ये 30 - 60 अभी भी 30 ही आता, एक तरह से डिफरेंस ऑफ एंगल सेम है, एपी है, तो 30 डिग्री हमारा आंसर हो गया। इजी क्वेश्चन। अब तुम देखो, अगर तुमने ये नहीं किया ना खुद से, तो वही वाली बात जो मैं कह रहा था ना स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में, कि हम भागते हैं बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस के पीछे, वो तो वैसे ही एग्जाम में छोड़ने हैं यार, तुम्हें भागना है इन क्वेश्चंस के पीछे, तुम्हें मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ये करना है, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ये करना है आपको एग्जाम में। अगर आपने इजी टू मीडियम वाले 80% क्रैक कर दिया और टफ एक आध भी कर दिया, तो अपना हो गया। 70% भी अगर क्रैक कर लिए ये वाले, तो सिलेक्शन बढ़िया रैंक के साथ हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं कि यार सिलेक्शन के लिए नहीं पढ़ रहे और मजे लेने के लिए पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराओ सर, मजा आ जाए, ऐसे कराओ कि सर ऐसे दिखे ही ना हो आज से पहले, तो उससे सिलेक्शन नहीं होगा। करा तो मैं दूंगा, मुझे क्या है, मैं तो तुम्हें हर लेवल की चीजें करा सकता हूं, बट मैं तुम्हें इस मोमेंट पे एडवांस
से बिल्कुल रिलेटेड चीजें कराना चाहता हूं बेटा, क्योंकि हमें सिलेक्शन के लिए पढ़ना है। हम ये चाहते हैं आपकी अंडर 100 रैंक आए, आप बहुत बड़े मैथमेटिशियन बन जाए, ये एम नहीं है। एम है कि आपको जेई क्लियर करवाना है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पुराना क्वेश्चन है, अर्जुना बैच में भी ये मैंने आप में से जो बच्चे जुड़े होंगे उन्हें कराया था। आपने अगर ये नहीं किया, याद नहीं आ रहा, तो पॉज करके कर लो। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जिन्होंने नहीं किया वो लोग ट्राई करें। इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है सर कि एबीसीडी आर 4 पॉजिटिव इंक्रीजिंग इंटीजर्स। एबीसी एपी में है, पीसीडी जीपी में। तो जो 4 इंटीजर्स हैं, 4 हो गई ना भाई इंटीजर, ए बी सी डी, है ना। तो पहली 3 बोल रहे हैं एपी में है और लास्ट की 3 बेटा जीपी में है, ये बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है। एंड डी माइनस ए 30 दिया हुआ है, लास्ट माइनस फर्स्ट टर्म का डिफरेंस 30 दिया हुआ है। बट प्रॉब्लम क्या है कि 4 नंबर है और इक्वेशन देखा जाए तो 3 ही बनेंगी। और प्रोसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, एक तो दी हुई है इक्वेशन, एक एपी से बना लोगे, एक जीपी से बना लोगे भाई, 2b इक्वल टू ए प्लस सी कर लोगे, एक सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी कर लोगे, 3 ही इक्वेशन बनी। चौथी इक्वेशन तो है ही नहीं हमारे पास, और वेरिएबल कितने हैं, 4 है हमारे पास। तो क्लियरली डेटा की शॉर्टेज है। क्या है, डेटा शॉर्ट है बेटा। क्वेश्चन में डेटा पूरा नहीं दिया हुआ, बट दिया हुआ है, सॉल्वेबल है। कैसे, क्योंकि उसने यहां पे एक छोटी सी चीज लिख दी, एबीसीडी आर 4 पॉजिटिव इंक्रीजिंग इंटीजर्स। तो यहां छुपा हुआ है कॉन्सेप्ट। यहां से हमें क्वेश्चन पकड़ना है कि भाई, क्योंकि इंक्रीजिंग इंटीजर है, बढ़ती हुई इंटीजर्स हैं, और इंटीजर्स हैं सबसे इंपॉर्टेंट, इसलिए हमें ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे कैसे कर सकते हैं, तो ट्राई करो एक बार। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हिंट मैं दे देता हूं, चलो जिनको नहीं हो रहा स्टार्ट, जिन्हें करना है पॉज करके कर लो, जिन्हें हिंट चाहिए ले लो। कि भाई आपने क्या किया, जो नंबर्स हैं उनको एक काम करते हैं, पहले वाले को मान लेते हैं ए माइनस डी। ठीक है, लेट स्मॉल ए को मान लेते हैं कैपिटल ए माइनस डी, कैपिटल ए प्लस डी, है ना। 3 नंबर एपी में मान लिए मैंने, इस तरह से मान लिए तुम ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी मान लो, एक ही बात है। और जो डी है उसे क्या मान लेंगे, देखो क्योंकि ये तीनों जीपी में होने चाहिए, तो कॉमन रेशियो आ रहा है ए प्लस डी बाय ए, तो इसका भी कॉमन रेशियो ए प्लस डी बाय ए ही आ जाना चाहिए। खेल समझे मैंने क्या किया। अगर तुम्हें ऐसे ओरली नहीं समझ आया तो तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें बीसीडी ऑफ जीपी में चाहिए, तो सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी हो गया, है ना। सी स्क्वायर मतलब ए प्लस डी का होल स्क्वायर, डी की जगह ए, डी, तो डी यहां से क्या आ गया, ए प्लस डी का होल स्क्वायर बाय ए। बेसिकली मैं बस ये करना चाहता हूं कि जो एपी की कंडीशन और जीपी की है वो ऑलरेडी मैंने इनमें लगा दी। एपी की पहले 3 एपी में हो गए और लास्ट के 3 जीपी में। तो इससे फायदा क्या हुआ, जो 4 अननोन्स थे मेरे, वो एटलीस्ट 2 अननोन में क्वेश्चन चेंज हो गया। कैपिटल ए और कैपिटल डी में क्वेश्चन चेंज हो गया। अरे यार, स्मॉल डी तो ऑलरेडी था, तो कैपिटल डी कर देता हूं इसकी जगह। ठीक है भाई, कैपिटल डी इसकी जगह हमने कर दिया। अरे यार, सी स्क्वायर इक्वल टू बी, ये वाला डी तो ठीक था, तो यहां से ए डी, डी की वैल्यू दिस आ गई, करेक्ट। ये वाला डी हटाना था हमें। अब देख लो, स्मॉल ए बी सी डी की वैल्यू मैंने कैपिटल ए और कैपिटल डी में चेंज कर दिया। अरे यार, हमारा ये बोर्ड हिल गया क्या। अब ठीक है, चलिए, तो ये हमारा हो गया है। एबीसीडी को मैंने बेटा चेंज कर दिया है और कैपिटल ए और डी में लेकर आ गया हूं, ताकि 2 ही अननोन रह जाएं। अब फर्दर एक इक्वेशन और बनाने को दिया हुआ है, अब करो भाई, दिस इज द राइट टाइम टू ट्राई। डी माइनस ए 30 दिया है, तो दिस माइनस दिस, तो ए प्लस डी होल स्क्वायर बाय ए माइनस ए माइनस डी, ये हमें 30 दिया हुआ है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad माइनस ए स्क्वायर प्लस ए डी बाई ए इक्वल्स टू 30 हो गया है। ए स्क्वायर चला गया, तो डी स्क्वायर प्लस 3ad इक्वल्स टू 30a हो गया, करेक्ट। ऐसा कुछ हो गया। अब देखो लीनियर है, ए में ए की वैल्यू निकाल लेता हूं। सो डी स्क्वायर इक्वल टू ए कॉमन 30a माइनस 3ad, तो डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3a कॉमन 10 माइनस डी, तो a की वैल्यू क्या हो गई, डी स्क्वायर अपॉन 3 टाइम्स 10 माइनस डी। देख लो बेटा,
क्या यहां तक सही है? ए और डी में एक रिलेशन आ गया और एक रिलेशन शॉर्ट है हमारे पास। अब उसकी भरपाई हम करेंगे इंटीजर को यूज करके। अभी तक अगर आप नहीं कर पाए क्वेश्चन, अब आप ट्राई जरूर करिए, क्योंकि कैपिटल ए और कैपिटल डी क्या है? अब इंटीजर्स हैं। नोट दैट, क्योंकि चारों नंबर्स इंटीजर थे तो ये भी इंटीजर होने चाहिए। नाउ कैपिटल ए एंड कैपिटल डी आर इंटीजर्स। फर्दर इंटीजर तो हैं, साथ में पॉजिटिव इंटीजर भी होंगे। क्यों भाई? ए तो पॉजिटिव होगा ही, क्योंकि पॉजिटिव लिखे हुए हैं, तो ए तो पॉजिटिव होगा ही। डी पॉजिटिव होना क्यों जरूरी है? कैपिटल डी पॉजिटिव होना क्यों जरूरी है? जल्दी बताइए। ए एंड डी, ए पॉजिटिव है तो समझ आ गया, नंबर पॉजिटिव लिखा हुआ है उसने, है ना, चारों नंबर पॉजिटिव है और हमने स्मॉल बी को कैपिटल ए माना है, तो कैपिटल ए तो पॉजिटिव होना ही चाहिए। डी क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि इंक्रीजिंग इंटीजर लिखा है भाई। इंक्रीजिंग कॉमन डिफरेंस तो फिर पॉजिटिव होना पड़ेगा ना। इंक्रीजिंग का मतलब कॉमन डिफरेंस को पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी वो बढ़ेंगे। सो इसलिए ए एंड डी क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अब तुक्केबाजी शुरू होगी। तुक्का मतलब वही, हम केसेस बनाएंगे इस इक्वेशन में क्या क्या इंटीजर्स बन सकते हैं। तो देखिए जरा, a इक्वल्स टू डी स्क्वायर अपॉन 3 टाइम्स 10 माइनस डी। अब मुझे एक बात समझ आ रही है कि यार ये 3 काटने के लिए d को 3 का मल्टीपल होना जरूरी है। मानते हो भाई? अगर d 3 हुआ तब जाके 3 स्क्वायर में 3 कटेगा। बेसिकली तुम्हें 3 काटना है ना, इंटीजर बनाना है a को भी। a इंटीजर कब बनेगा? जब ये 3 प्राइम नंबर कटेगा। प्राइम नंबर कब कटेगा? जब ऊपर भी 3 का फैक्टर होगा। सो d या तो 3 हो सकता है, या d 6 हो सकता है, या d 9 हो सकता है। बेटा 3 ही नंबर मल्टीपल है। सर इससे आगे क्यों नहीं? 12 क्यों नहीं ले रहे हो d को? सोच के देखो, d को 12 ले लूंगा तो ये नीचे नेगेटिव हो जाएगा, है ना, a की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। वी डोंट वांट दैट। सो 10 माइनस डी पॉजिटिव भी रखना है और 10 माइनस डी पॉजिटिव रखना है, d को भी पॉजिटिव रखना है, a को भी पॉजिटिव रखना है, d को 3 का मल्टीपल भी रखना है। सो 3, 6, 9 आर द ओनली 3 ऑप्शंस। सही है। चलिए अब जरा इनके करस्पॉन्डिंग a भी निकालते हैं, तीनों का a निकालते हैं। d इक्वल टू 3 के लिए क्या हो रहा है? a 3 स्क्वायर अपॉन 3 इंटू 10 माइनस 3, एक 3 कट गया, 3 अपॉन 7। तो ये भी रिजेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि a इंटीजर आया ही नहीं इसमें, तो है ना, हमें तो a भी इंटीजर चाहिए ना। d तो ठीक है 3 हो गया, बट a इंटीजर नहीं हो पाया। अगला देखते हैं, d 6 डालते हैं जरा, d को 6 डालते हैं तो a क्या आएगा? 6 स्क्वायर अपॉन 3 इंटू 10 माइनस 6 हो गया 4, तो ये हो गया 36/12। a आ गया, 3 इंटीजर आया है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। d को 9 डालेंगे तो a आएगा 81 अपॉन 3 इंटू 10 माइनस 9 विच इज 1। सो a आ गया 27। सो ये दो अभी तक तो पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं, d6 a3, d9 a27, और कोई पॉजिटिव इंटीजर नहीं कर सकता। समझ गए क्यों? क्योंकि भाई आपने देखा, दोबारा समझा देता हूं, ये जो इक्वेशन है इसमें a पॉजिटिव इंटीजर है, d भी पॉजिटिव इंटीजर है। तो मैंने देखा यार अब 3 को काटना है, a को इंटीजर बनाने के लिए 3 तो काटना है, तो 3 का मल्टीपल ही ले लिया d को। फर्दर जब d को 3 के मल्टीपल 3, 6, 9 लिए, आगे नहीं लिया, पॉजिटिव तो लेना ही था, 0 से बड़ा तो लेना ही था, तो 3, 6, 9, 12 नहीं लिया क्योंकि नीचे वाला नेगेटिव हो जाएगा, a नेगेटिव आ जाएगा। वी डोंट वांट दैट, राइट। तो 3 ही पॉसिबिलिटी थी, उसमें से भी एक रिजेक्ट हुआ बिकॉज a इंटीजर नहीं आया। अब इन दोनों में से देखते हैं क्या ये दोनों के दोनों एक्सेप्ट होंगे या इनमें भी कुछ गड़बड़ है। सो कैपिटल D6 कैपिटल A3, कैपिटल D6 कैपिटल A3 अगर हम ले लें, या दूसरा हम कैपिटल D को 9 कैपिटल A को 27, यही आया था ना, 9 और 27। तो अब बची कुची ये सारी इंटीजर निकालता हूं इनके लिए, ये सारी इंटीजर निकालता हूं। सो स्मॉल a था a माइनस डी, है ना, और स्मॉल b तो a ही था, स्मॉल c तुम्हारा a प्लस डी था, और स्मॉल d तुम्हारा a प्लस डी होल स्क्वायर बाय a था, है ना। ये मेन चीज है, क्योंकि ये इंटीजर होनी चाहिए कि भाई a b c, अगर तुम्हारे ये दोनों इंटीजर हैं तो ये तो इंटीजर आ ही जाएंगे, बट क्या ये इंटीजर आएगा? लेट्स चेक। सो d की वैल्यू होगी 3 प्लस 6 9 स्क्वायर अपॉन 3, कितना हो गया भाई? क्या हो गया? अच्छा नहीं, हाँ एक ये तो इंटीजर आ गई 81/3 27, बट a माइनस डी जो स्मॉल a आएगा वो क्या हो जाएगा? 3 माइनस 6 विच इज -3 हो जाएगा। ये एक नेगेटिव इंटीजर हो गया बेटा, इसलिए रिजेक्ट करा जाएगा ये केस, क्योंकि हमें स्मॉल a b c d क्या चाहिए थे? पॉजिटिव चाहिए थे सर, तो इसलिए ये वाला केस रिजेक्ट हो जाएगा। आई होप क्लियर है आपको, आई होप बेटा ये बात क्लियर है आपको। चलिए अब सेकंड केस पे आते हैं, सेकंड केस पे आते हैं बेटा।
सेकेंड केस पे आते हैं, इसमें देखते हैं, अब ये एक्सेप्ट ही हो रहा होगा बट स्टिल लेट्स सी। तो स्मॉल ए है a माइनस डी, 27 माइनस 9 18, स्मॉल बी है a विच इज 27, स्मॉल सी है हमारे पास a प्लस डी 27 प्लस 9 36, और स्मॉल डी है हमारे पास a प्लस डी होल स्क्वायर यानी कि 36 का होल स्क्वायर अपॉन 27। ठीक है भाई, तो ये कितना हो गया 936 इंटू 4 है ना, 9 कट गया, 3 ज़ा 27, 9 3 12, 3 ज़ा 12 4 ज़ा 48। तो ए बी सी डी हमारे पॉजिटिव भी आ गए, इंटीजर भी आ गए, इंक्रीजिंग भी आ गए। दिस इज द ओनली 4 इंटीजर्स विच विल सेटिस्फाई। यहां से तो नेगेटिव आ गया था, ये रिजेक्ट हो गया, ये वाला रिजेक्ट हो गया। सो फाइनल आंसर हो गया 18 27 36 48। दिस इज योर फाइनल आंसर, राइट? ये फाइनल आंसर बनेगा। अच्छा प्रॉब्लम था ये बहुत, क्योंकि इसमें डेटा कम था बेटा, और इंटीजर की मदद से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ऐसे क्वेश्चन एडवांस में बिल्कुल बन सकते हैं, इसमें कोई हाईफाई चीज नहीं है, और बस लॉजिक बहुत बढ़िया था, इसमें लॉजिक्स लगे आपके पास। सो 18 27 36 48 हमारा आंसर हो गया। चलिए एक और करते हैं प्यारा सा सवाल, ब्रेन टीजर नंबर 5। तो आज तुम देखो हम एपीजीपी की बातें ही कर रहे हैं, बेसिक जो है, बट इन पे क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए हमें समझ के चलना है, इन पे भी प्रैक्टिस करनी है। इफ फॉर सम नेचुरल नंबर n 1 2 3 अप टू n प्लस k इज 2013। अच्छा, सम ऑफ नेचुरल नंबर n दिया है प्लस k दिया है, 2013 दिया है, k इज वन ऑफ द नंबर्स 1 से n तक। अच्छा समझ रहे हैं भाई साहब? तो 1 से n तक का सम तो हमें पता है, nn प्लस 1/2 प्लस के 2013 है, और के की रेंज दी हुई है, के जो है 1 से n तक कोई भी नेचुरल नंबर है। देन n माइनस के पूछा है, अगेन सेम क्वेश्चन, डेटा शॉर्ट है। इक्वेशन क्या दी है? एक ही दी हुई है सर, ये वाला, और तो कोई इक्वेशन बनाने को दिया ही नहीं, बस के की रेंज दी हुई है। और डेटा शॉर्ट क्यों है? क्योंकि दो अननोन्स है बेटा, n और k, दो अननोन्स हो गए हैं, और हमें सॉल्व करने दो अननोन एक इक्वेशन। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि दोनों नेचुरल नंबर्स हैं यार। n क्या है? नेचुरल नंबर है, n नेचुरल नंबर है, और k क्या है? 1 से n तक कोई नेचुरल नंबर है, k भी। सो दोनों नेचुरल नंबर है, एक इक्वेशन है, सॉल्व किया जा सकता है। और कैसे करेंगे? तो ये रेंज का इस्तेमाल करते हैं। देखो यहां से k की वैल्यू निकालेंगे, 2013 माइनस nn प्लस 1/2, इसको जरा यहां डालते हैं, तो मेरे पास एक रेंज सी निकल के आ जाएगी, 1 लेस देन इक्वल टू 2013 माइनस nn प्लस 1/2। हाँ, तो 2013 माइनस nn प्लस 1/2 लेस देन इक्वल टू n, करेक्ट? ठीक है, इसमें काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2013 का मतलब हो गया 4026 माइनस nn प्लस 1/2, 1 से n, 2 इधर ले जाइए, 2 इधर ले गए दोनों में। अब ये वाली साइड अगर सॉल्व करें, सो nn प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 4024 आ गया, nn प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 4024 आ गया। इतनी बात सही है। उधर से क्या आ जाएगा? इन दोनों से देखते हैं, तो इन दोनों से आएगा 4026 माइनस n स्क्वायर माइनस n लेस देन इक्वल टू 2n, nn उधर ले गए सब कुछ, सो n स्क्वायर प्लस 3n ग्रेटर देन इक्वल टू 4026 आ गया बेटा। तो दो इनइक्वालिटी सी बन गई, और वेवी कर्व लगाना इनमें थोड़ा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि हिट एंड ट्रायल मार लेंगे, फिर इंटीजर ही तो है ना, वेवी कर्व में फैक्टर अच्छे नहीं बन रहे हैं। सो हम हिट एंड ट्रायल मार के जरा देखते हैं क्या हो रहा है दोनों इनइक्वालिटी में। क्या देखते हैं? n की कोई लिमिटेड वैल्यू आ रही है, क्योंकि n नेचुरल नंबर है, राइट? nn प्लस 1 लेस देन इक्वल टू दिस एंड दिस, सो लेट्स टेक इट टू द नेक्स्ट पेज। nn प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 4026, करेक्ट? 4024 सॉरी। एंड दूसरा था n स्क्वायर प्लस 3n, या nn प्लस 3 लिख लो उसको, nn प्लस 3, nn प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4026, करेक्ट? इतनी बात सही है। तो अब जरा देखते हैं, क्योंकि बहुत क्लोज नंबर है, देखो 4024 4026, n स्क्वायर प्लस n है वो n स्क्वायर प्लस 3n है। तो हम इसमें देखते हैं मैक्सिमम इंटीजर क्या सेटिस्फाई कर रही है, n मैक्स क्या हो रहा है, क्योंकि इसकी लेस देन इक्वल टू है, मैक्सिमम कोई इंटीजर आएगी जो सेटिस्फाई करेगी। देखो जैसे 40
अगर मैं सोचूं, नहीं 40 का होल स्क्वायर होता है 1600, 40 तो बहुत छोटा रह गया, 50 इंटू क्योंकि 50 इंटू 51 होगा, बट 50 इंटू 50 2500, वो भी बहुत छोटा है। 60 सोचते हैं, 60 इंटू 60 3600 होता है। 60 इंटू 61 करना है क्योंकि n+1, मैं बेसिकली देख रहा हूं n ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है। 60 इंटू 61 तो हो सकता है आराम से, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। और क्या 61 इंटू 62 हो सकता है? 61 इंटू एन की मैक्स वैल्यू 61 हो सकती है। 61 इंटू 62 करके देख लेते हैं यार, 61 इंटू 62 ये भी हो सकता है, 3782 आ रहा है। क्या 62 इंटू 63 हो सकता है? 62 इंटू 63 भी 3906 है, इससे तो कम ही है। क्या 63 इंटू 64 हो सकता है? क्या एन मैक्स 63 हो सकता है? लेट्स चेक, बस आने ही वाला है अपने आसपास। हाँ, 4032 हो गया है, और ये इससे बड़ा निकल गया है बेटा। समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूं? हिट एंड ट्रायल मार रहा हूं यार। बेबी कर्व लगाऊंगा फालतू में, इतना बड़ा होगा, उसमें देखूंगा सबसे बड़ी इंटीजर क्या आ रही है, इससे बेटर पहले हिट एंड ट्रायल मार लेता हूं, है ना। सो हिट एंड ट्रायल मार के समझ आ गया, ये तो नहीं हो पा रहा, n+1 ये हो रहा है, यानी मैक्स वैल्यू 62 जा रही है। मैक्स वैल्यू क्या जा रही है इसमें? 62। बाकी छोटी तो सारी होंगी, है ना, 62 से छोटी लेते जाओ, इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड है, तो मैक्स वैल्यू 62 यहां से n की आ रही है। इसमें देखते हैं, ऐसे ही बिल्कुल स्टार्ट कर दो। ये क्या हो जाएगा? 62 लेते हैं जरा, 62 इंटू 65, है ना, 3 जोड़ना है ना 62 में, तो 62 इंटू 65, 62 इंटू 65 4030 होता है, जो इससे बड़ा आ चुका है। 4030 होता है, जो इससे बड़ा आ चुका है। एलएचएस हमें बड़ा चाहिए 4026 से, राइट। क्या 61 इंटू 64 हो सकता है ना। बस मैं देख रहा हूं इस बार मिनिमम एन क्या आएगा। 61 इंटू 64 3904 होता है, 3904 होता है। तो ये तो नहीं हो पाएगा क्योंकि दिस हैज टू बी ग्रेटर देन 4026, यानी यहां से जो एन की मिनिमम वैल्यू आ रही है, एन की मिनिमम वैल्यू आ रही है वो 62 है भाई। मतलब यहां 62, 63, 64 इस तरह से एन सेटिस्फाई करेंगे इंफिनिटी तक। यहां पे 1, 2, 3 अप टू 62 करेंगे, बट हम दोनों चाहते हैं सेटिस्फाई हो जाए। एक कह रहा है भैया मेरी मैक्सिमम वैल्यू 62 है, मतलब मैं नेचुरल नंबर तो हूं बट मैं अप टू 62 तक ही जा सकता हूं। और ये कह रहा है कि भैया मैं 62 से लेके आगे कुछ मर्जी मुझे देते रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, इंफिनिटी तक मैं सारी वैल्यू नेचुरल नंबर ले लूंगा। बट हम चाहते हैं दोनों सेटिस्फाई हो। हम क्या चाहते हैं? दिस साइड एज वेल एज दिस साइड बोथ शुड बी सेटिस्फाइड, यानी कि एक ही वैल्यू कॉमन आ रही है। सो फ्रॉम 1 and 2 एन की एक ही वैल्यू है 62, जो दोनों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई बेटा कर रही है। आया ना मजा? कितना प्यारा क्वेश्चन हो गया। देखो डेटा पे था, सारा खेल डेटा का है, डेटा का खेल है सारा का सारा। 62 इज द एन वैल्यू ऑफ एन। एन आ गया 62। अब तो हो जाएगा ना, एन को 62 डाल के के निकाल लो यार। एक इक्वेशन तो ऑलरेडी थी हमारे पास, तो के था 2013 माइनस 62 इंटू 63/2, तो के आ जाएगा बेटा कितना? 62 का आधा होता है 31 इंटू 63, 2013 सब्ट्रैक्ट किया तो 60 आ गया। के का वैल्यू क्या हो गया? 60 हो गया। हमसे पूछा गया था n माइनस के पूछा गया था, सो n माइनस के क्या हो गया? 62 माइनस 60 विच इज इक्वल टू 2। फाइनल आंसर हो गया 2। फाइनल आंसर क्या हो गया? 2 हो गया बेटा। देखो कितना बढ़िया प्रॉब्लम था, कितना बढ़िया प्रॉब्लम था। एक इक्वेशन, दो अननोन्स हमने सॉल्व कर लिए। तो ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा कि खुद से सॉल्व होगा, ये डेफिनेटली एक डिफिकल्ट क्वेश्चन था, बट इस तरह की चीज आ सकती है जेईई एडवांस्ड के अंदर आपके पास। ठीक है, नया क्वेश्चन आया तो इस तरह का आ सकता है। चलिए, तो अब हम देखते हैं एक बिल्कुल सेम क्वेश्चन। अब तुम्हें सिमिलर क्वेश्चन करा रहा हूं बिकॉज ये वाला तो तुमसे नहीं हुआ होगा, मैं अज्यूम कर रहा हूं। हो गया तो बहुत अच्छी बात है बेटा, अगर नहीं हुआ तो अब अगला वाला ट्राई करना, बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट पे है वाला क्वेश्चन, राइट। देखेंगे अब आपका यहां से समझ आएगा जो आपने ये चीज सीखी है, क्या अब आप इसको इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं, यानी दैट इज द मेन की थिंग। अ सेट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर स्टार्टिंग विद 1 इज रिटन ऑन अ ब्लैक बोर्ड। आर रिटन होना चाहिए, चलो ठीक है, आर रिटन ऑन अ ब्लैक बोर्ड। 1 नंबर इज रेज्ड। अच्छा, 1 2 3 ऐसे करते करते n तक हमने लिख दिए और एक नंबर बीच में से उड़ा दिया। ओके, पता नहीं कौन सा उड़ाया, बस उड़ा दिया। एंड दस द अर्थमेटिक मीन ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स इज फाउंड टू बी दिस। देख रहे हो ना क्या जबरदस्त क्वेश्चन है। कोई एक नंबर उड़ाया और बचे हुए नंबर्स का अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है।
सम नहीं दिया हुआ, पिछली बार सम जैसा दिया हुआ था, अर्थमेटिक मीन भी वैसा ही कुछ है। ठीक है, द इरेज नंबर इज, खतरनाक क्वेश्चन क्यों? अगेन बिकॉज मुझे एक ही इक्वेशन बनती दिख रही है, ये वाली, डेटा बस यही है, और मुझे अननोन्स दो दिख रहे हैं, एक तो नंबर ऑफ टर्म्स n, कितने लिखे हैं n, और दूसरा इरेज क्या किया है, लेट से k इरेज किया है। सो लेट अस से दैट वी इरेज्ड अ नंबर k, के कुछ भी हो सकता है, हमने जो इरेज किया है ना, के को इरेज किया, तो बेसिकली अब क्या होगा, अर्थमेटिक मीन ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स, रिमेनिंग नंबर्स का अर्थमेटिक मीन कैसे आएगा, सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ रिमेनिंग नंबर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ नंबर्स। तो अब n-1 हो जाएंगे, क्योंकि एक नंबर उड़ा दिया आपने, इनमें से ये n नंबर्स थे, एक उड़ाया है इसमें से, तो बचे नंबर कितने, n-1। तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला लगा दिया, ये है 35:7/17। समझ रहे हो ना खेल, इक्वालिटी हमारे पास एक ही है, एक ही इक्वेशन है। सम ऑफ रिमेनिंग नंबर्स कैसे लिखोगे भाई, इन सबका सम माइनस के कर दो जो नंबर उड़ाया था। तो 35:7/17, 1 2 3 अप टू n में से k नंबर उड़ा दिया, अपॉन n-1 कर दिया बेटा, करेक्ट, सही है। फिर से एक इक्वेशन है, अननोन दो है, बट इनइक्वालिटी फिर से यूज कर सकता हूं, क्योंकि जो उड़ाया गया नंबर है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, वो मैक्सिमम भाई, अगर 1 से n तक लिखे तो n+1 थोड़ी उड़ाओगे, उड़ाओगे तो 1 से n ही ना कोई, तो n 1 से लेके n तक k की रेंज हो जाएगी, जस्ट लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन। 1 से लेके n तक k की रेंज हो गई, जैसे यहां यूज करी थी, फिर k की वैल्यू डालो, वहां से n की रेंज निकालो, खुद से यार अब करो पॉज करके, बहुत मजा आएगा। देखो ये सब क्वेश्चंस सेलेक्ट करने में, तुम्हारे लिए बनाने में बहुत टाइम जाता है मेरा, बट इसका ये मतलब नहीं है आप बस उसको 10 मिनट में ही बस खत्म कर दो, सॉल्यूशन देख के वीडियो देख लिया हो गया। आपको भी बेटा उसमें उतना टाइम स्पेंड करना है जितना मैंने किया है इस पे आप लोगों के लिए बनाने में, ठीक है, तभी आपको उसका बेनिफिट होगा। मतलब उतना तो तुम नहीं करोगे, बट हाँ एटलीस्ट प्रॉपर टाइम तो दो, 10 मिनट तो दो क्वेश्चन को। जल्दबाजी नहीं करनी है कि यार लेक्चर खत्म करना है बस किसी तरह, रिकॉर्डेड सेशन का बेनिफिट यही है। और मैं इसीलिए आपको बहुत लेंदी लेक्चर्स नहीं दूंगा कि 3-3 घंटे के दूं, तुम्हें पता चला 3 घंटे बाद देखे जा रहे हो वीडियो, कहानी देखे जा रहे हो, मूवी थोड़ी ना देखनी है बेटा, तुम्हें जाके एक्टिंग करनी है एडवांस के पेपर में। तो तुम्हें 1.5-2 घंटे की जो मैं लेक्चर दूंगा उसमें खुद 4 घंटे लगा के देखने हैं। 4 घंटे के दे दूंगा तो क्या पूरे दिन थोड़ी ना मैथ्स ही पढ़ते रहोगे, 6-7 घंटे लगाओगे, सर भन्ना आ जाएगा। तो इसलिए 2 घंटे ड्यूरेशन हमारी बिल्कुल परफेक्ट है, बस आपको इसमें खुद से बेटा ट्राई करने हैं, 4 घंटे तक पहुंचाना है लेक्चर। चलिए तो के की रेंज यूज करते हैं, यहां से देखते हैं क्या हो रहा है। अच्छा इसको यार ये बड़ा गंदा नंबर दे दिया, चलो कुछ ना कुछ होगा। 35 + 7/17 ऐसे लिख सकता हूं ना मैं, हाँ ऐसे लिख सकता हूं इस नंबर को, और ये हो गया n+1/2 -k अपॉन n-1। अरे भाई ये क्या कर दिया, ठीक है चलो समझ गया मैं। तो देखो एक काम करता हूं, इस चीज को क्रिएट करता हूं जरा, कैसे, ये k है तो -k क्रिएट करता हूं, -k की रेंज क्या हो जाएगी, इधर आ जाएगा -n, इधर आ जाएगा -1, और अब n+1/2 ऐड करता हूं पूरे में, तो n+1 बेसिकली समझ रहे हो ना, मैं उल्टा कर रहा हूं, यहां से k की वैल्यू निकालूंगा और फिर वहां डालूंगा, उससे बेटर है कि ये चीज डायरेक्टली बना लेता हूं, बात तो एक ही पढ़नी है, थोड़ा कैलकुलेशन ईजी हो जाएंगी। मैंने n+1/2 ऐड किया पूरे में, क्यों ऐड किया, ताकि मेरे पास ये वाली टर्म बने। अब n-1 से डिवाइड कर देता हूं, ओवरऑल को n-1 से डिवाइड कर देता हूं, ताकि बीच वाली टर्म बेटा हमारी बन गई है, जिसकी वैल्यू मेरे पास है 35 + 7/17। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, n² + n-2n अपॉन 2n-1, और ये हो गया बेटा हमारा 35 + 7/17। इधर भी n² + n-2 अपॉन 2 × n-1। अच्छा नोटिस करो, ये तो n² - n ही लिखा है न्यूमरेटर में, यानी n-1 अपॉन 2n-1, ये भी कट गया, 35 + 7/17, और इसके बेटा फैक्टर्स हो गए n+2n-1 अपॉन 2n-1, n-1 कट गया है ना, कितना प्यारा हो गया देखो। और अब यहां से आ गया रेंज n/2 <=
n/2 लेस देन इक्वल टू 35 प्लस 7/17 लेस देन इक्वल टू n+2/2, n+2/2। तो यहां से क्या आ जाएगा, 2 को उधर ले जाओ, n लेस देन इक्वल टू 70, 35 का डबल 70 प्लस 14/13, और इन दोनों से आ जाएगा n+2 ग्रेटर देन इक्वल टू 70 प्लस 14/13, है ना। आई होप समझ रहे हो तुम लोग मैं क्या कर रहा हूं। इधर वाली इक्वालिटी को 2 उधर ले गया, -2 कर दो, तो n ग्रेटर देन इक्वल टू 68 प्लस 14/13, 14/13 ही होगा ना। ओह 14/17 था, 14/17 था भाई, ये वही मैं कहूं, 17 भी तो आ रहा था कहीं। हाँ तो ये हमारा 17 हो गया। देख लीजिएगा जरा कैलकुलेशंस देख लीजिएगा, सही लग रही है यार अभी तक तो n आपका 68 प्लस समथिंग से बड़ा है और 70 प्लस समथिंग से छोटा है, तो दिस एंड दिस से आपको क्या समझ आया, n क्या हो सकता है बेटा, 2 ही वैल्यूज हो सकती हैं ऐसे, देयरफॉर n की वैल्यू या तो 69 होगी या 70 होगी। सोचो 68 पॉइंट समथिंग से बड़ा है तो 79 ही होगा मिनिमम, है ना, और लेस देन इक्वल टू 70 पॉइंट समथिंग है, तो यानी 69 और 70 दो ही नेचुरल नंबर बने इस रेंज के अंदर, दो ही नेचुरल नंबर्स बने बेटा, 69 और 70। चलिए अब करते हैं, दोनों केस बनाते हैं एक एक करके, फिर देखते हैं क्या होगा। इस इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं, जरा इस इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं और यहां से k निकालते हैं, है ना, क्योंकि k भी तो हमारा इंटीजर अभी आना चाहिए, k भी तो इंटीजर हमारा आना चाहिए। तो लेट्स सॉल्व इट। केस नंबर 1 यहां से बनाता हूं अब। केस 1 n को ले लेते हैं 69 और केस 2 ले लेते हैं n को ले लेते हैं 70। तो 69 यहां डालें, 35 प्लस 7/17 इक्वल टू 69 इंटू 70/2, 69 इंटू 70/2 माइनस k अपॉन n-1 विच इज 68, है ना भाई, 68 हो जाएगा, वो 68 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 35 प्लस 7/17 इक्वल्स टू, ये हो गया 69 इंटू 35 माइनस के बाय 68, 68 उधर गया, तो 35 इंटू 68, 17 4 जा 68 होता है, 7 4 जा 28, 69 इंटू 35 माइनस के इधर ले आइए, के हो गया 69 इंटू 35, देखो कितनी अच्छी कैलकुलेशन बन गई है, उधर गया -35 इंटू 68 माइनस 28, तो के बन गया बेटा इन दोनों में से 35 कॉमन, 69 माइनस 68 हो गया 1 माइनस 28, सो के की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई बेटा, के की वैल्यू 7। यानी अगर आपने 69 नंबर्स लिखे हैं तो अगर आप 7 डिलीट कर दोगे तो बचे हुए नंबर्स का अर्थमेटिक मीन यही आ जाएगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट, कि n की वैल्यू 69 है, मतलब आपने 1 से 69 लिखे और उसमें से आपने 7 माइनस कर दिया, तो आपके पास बचे हुए नंबर्स का वही am आएगा। सो k की वैल्यू 7 यहां से तो आ गई है। लेट्स सॉल्व केस 2। क्या यहां से भी कुछ आता है k इंटीजर? लेट्स सी केस 2, इधर लिख लेता हूं यार, थोड़ी जगह मिल जाएगी। केस 2 का मतलब हो गया n को लेना है 70, n को अगर 70 डालेंगे इस इनइक्वालिटी में, सो इक्वालिटी में 35 प्लस 7/17 इज 70 इंटू 71/2 माइनस के अपॉन 69 हो जाएगा, है ना, क्योंकि नीचे था n-1, 69 हो जाएगा। अब कॉमन सेंस यार यही बोल रहा है, देखो 17 कटेगा वटेगा है नहीं, यहां से कोई भी k नेचुरल नंबर नहीं आएगा, k इज नॉट इंटीजर, यहां से नहीं आएगा, चेक कर लेना। पिछली बार तो क्या था, यहाँ 68 हुआ था, बढ़िया सा 17 से कट गया था, वो बढ़िया सा बन गया था, यहां पे ऐसा नहीं होगा। तो चांसेस आर ऑब्वियसली, चांसेस क्या मतलब एग्जैक्ट बात ही हो गई, क्योंकि 35 इंटू 69 इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये नॉन इंटीजर, इंटीजर प्लस इंटीजर माइनस नॉन इंटीजर, तो के कभी भी इंटीजर नहीं आएगा, तो ये केस हमारा रिजेक्ट होगा। आई होप समझ गए हो भाई। देखो जिनको नहीं समझ आया लिख के बता देता हूं, 35 इंटू 69 प्लस 7 इंटू 69/17, ये हो गया 35 इंटू 71 माइनस के, तो ये के की वैल्यू हो गई, ये उधर ले जाओ, 35 71 माइनस 69 इंटू 2
-7 इंटू 69/13। अब ये इंटीजर माइनस नॉन इंटीजर कभी भी के इंटीजर नहीं आ सकता, यही बात मैंने ओरली बेटा बोली थी। ठीक है, तो फाइनल आंसर हो गया K7 होना चाहिए। इरेज नंबर जो है वो 7 होना चाहिए, बी ऑप्शन होना चाहिए। बढ़िया था कि नहीं था? जल्दी कमेंट में बताइएगा कैसा लगा आपको ये वाला ब्रेन टीजर नंबर 6। कॉन्सेप्ट देखो क्या है, अगर तुम देखो इसमें सीक्वेंस सीरीज क्या लग रहा है, सिर्फ आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, अर्थमेटिक मीन क्या होता है, बस हाँ इनइक्वालिटीज का इस्तेमाल यहां पे बहुत बढ़िया तरीके से हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ब्रेन टीजर नंबर 7, अगेन अ वेरी वेरी सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन, नॉट एग्जैक्टली सेम बट सिमिलर लाइंस पर है ये वाला भी। बुक विद पेज नंबर फ्रॉम 1 से 100। इस बार एक बुक है जिसके पेज नंबर है 1 से 100। ठीक है, सम पेजेस आर टॉर्न ऑफ। इस बार ये नहीं कह रहे एक पेज फाड़ा एक नंबर हटाया, पिछली बार तो क्या था एक ही नंबर हटाया था यार, तो चीजें आसान थी, के मान लिया था वो नंबर माइनस कर दिया। इस वाले में भी एक ही नंबर हमने के करके उसमें ऐड किया था, बट इस बार हमें बोल रहे हैं कुछ पेजेस हमने उड़ा दिए। कितने पेजेस सर? पता नहीं, कुछ है बस पेजेस, उतने हमने उड़ा दिए हैं। द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द रिमेनिंग पेजेस इज 4949। इतना बस पता है कि यार जो बचे हुए नंबर है ना उनका सम आ रहा है 4949, क्योंकि टोटल सम क्या था देखो, इनिशियल टोटल सम तो तुम्हें पता है, सम ऑफ टोटल सम हमारा था 1 2 3 4 अप टू 100। सम ऑफ 100 नेचुरल नंबर होता है 100 इंटू 101/2 यानी 5050 आता है, बट उसमें बचा है 4949, यानी जो टॉर्न पेजेस का सम है, सम ऑफ टॉर्न पेजेस, सम ऑफ टॉर्न पेजेस, सम ऑफ टॉर्न पेजेस क्या हो जाएगा? सम ऑफ टॉर्न पेजेस हो जाएगा 5050 माइनस 4949, तो 101 हो गया है ना, 101 आ गया, मतलब सम ऑफ टॉर्न पेजेस 101 है। अब कितने हैं सर? पता नहीं, पता नहीं कितने हैं, जो भी है बस उनका सम 101 होगा। अब सोचो जरा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, नंबर ऑफ पेजेस विच आर टॉर्न, कितने पेजेस हमने फाड़े हैं उस किताब में से, ये पता लगाना है हमें। ठीक है, देखिएगा, तो ये वाला डेफिनेटली थोड़ा टफ क्वेश्चन है, जो जनरली इतना टफ एडवांस में नहीं आता है, बट हाँ पिछले जितने भी मैंने करवाए हैं वो सारे एडवांस लेवल से 1 लेवल ही प्लस है, बट ये वाला थोड़ा सा ज्यादा टफ है, जो कि अगेन हमें अंडर 100 अंडर 50 वाले बच्चों को भी लेके चलना है, जो बिल्कुल ही 0.01% को छोड़ना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो ये वाला हम कर रहे हैं। देखिए, तो देखो एक बात तो पक्की है कि अगर कोई भी पेज फाड़ा तो 2 नंबर जाएंगे, है ना भाई। आपने अगर पहला पेज फाड़ा तो 1 और 2 दोनों जाएंगे, है ना। अगर आपने पहला पेज फाड़ा तो उसमें 1 पेज नंबर भी होगा, 2 भी होगा, क्योंकि आपके पास 2 साइडेड बुक है। मतलब ये लिखना चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक पेज है उसके पीछे ब्लैंक है फिर अगला पेज आएगा, ऐसा नहीं है। आपकी जो किताब होती है उसमें जनरली क्या होता है, पेज नंबर 1 फिर उसी के पीछे पेज नंबर 2। तो अगर फटेगा तो 1 और 2 एक साथ फटेगा, 3 और 4 एक साथ फटेगा, 5 और 6 एक साथ फटेगा। समझ गए ना, खेल इस तरह से चलेगा कि अगर आपने फाड़ा है पेज कोई तो 1 2 एक साथ फटेगा, 3 4 एक साथ फटेगा, 5 6 7 8 या फिर 99 100 एक साथ फटेंगे हमारे। तो जो नंबर एक साथ जाएंगे वो कितने जाएंगे, देखो वैल्यू काउंट अगर हम देखें तो 1 या 1 + 2 यानी 3 नंबर एक बार में जाएगा, 7 नंबर जाएगा एक बार में, 5 + 6 11 जाएगा, 8 + 7 15 जाएगा, इस तरह से 199 जाएगा। यानी जो नंबर जाएगा वो 4k + 1 फॉर्म का है, 4k - 1 फॉर्म का है। देखो ये भी एपी लिखी हुई है, 3 7 11 15 19 15 इस तरह से चलता जाएगा। तो हमें दिख रहा है ये 4k + 1, 4k + 1 टाइप की नंबर एक साथ जाएगा। अब वो k की कितनी वैल्यू है ये नहीं पता, समझ रहे हो ना, क्या क्या वैल्यू है भाई। हो सकता है आपने एक ही पेज फाड़ा है और पहला वाला फाड़ा है तो 3 ही गया होगा, बट वो नहीं हो सकता क्योंकि 101 जाना है हमें इनमें से नंबर, इस तरह के नंबर्स में किस किस का सम 101 आ सकता है, कितने भी हो सकते हैं। अब यहां 2 वेरिएबल्स चल रहे हैं, एक तो ये नहीं पता कि कौन सा है और कितने हैं ये भी नहीं पता। अभी तक क्या था, सिर्फ कौन सा है फाइंड आउट करना था, कितने हैं पता था, एक ही चीज हटा रहे थे। इस बार कितने हटाए हैं ये भी नहीं पता। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। जो बच्चे, कुछ लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर क्या बोल रहे हो, कौन सा कितने। देखो पिछली बार क्या था, एक ही नंबर हमने हटाया था, है ना, 1 नंबर वॉज इरेज्ड। इस बार हमें यह भी नहीं पता हमने कितने पेज फाड़े हैं, बस जो भी पेज फाड़े हैं उनका सम ऑफ नंबर्स 101 है। ठीक है भाई, समझ गए। तो अब क्या करें,
अब क्या करें, अब अपने को ये सोचना है कि हम क्या करें इसके अंदर बेटा क्या किया जाए, सोच के देखिए। तो 4k+1 फॉर्म के नंबर्स का किसका सम 101 आ सकता है, अपने को बस ये पता लगाना है, और कितने नंबर्स का सम 101 आ सकता है। समझ गए क्या कह रहा हूं भाई? मान लो 4k1+1, 4k2+1, ये आपने पहला कोई पेज फाड़ा, हो सकता है k1 की वैल्यू 4k-1 था, सॉरी +1 कैसे कर दिया मैंने, -1 था, है ना, सॉरी 4k-1 फॉर्म का नंबर है भाई, क्योंकि 4 - 1 3, 8 - 1 12 - 1 16 - 1, राइट। 4k-1 टाइप के नंबर का हमने कितने नंबर्स ये जोड़े हुए हैं, लेट से हमने n नंबर्स ये जोड़े हुए हैं, ठीक है, ये सम हमें दिया है 101। क्या ये इक्वेशन सही है बेटा? क्या ये इक्वेशन सही है? चेक कर लीजिएगा। तो हमारे पास क्या आ रहा है, 4k1 4 टाइम्स k1 + k2 अप टू kn और -1 n 101 हो रहा है बेटा, 101 हो रहा है। यानी कि 4 टाइम्स k1 + k2 अप टू kn तक का सम 101 + n हो रहा है। यानी अब तुम्हें एक बात तो पता लग गई यार कि n जो है वो इस तरह से रखना है मुझे कि 101 + 1 4 का मल्टीपल आ जाए भाई, क्योंकि 4 इंटू सम इंटीजर लिखा हुआ है ना। सो 101 + 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, 101 + n मल्टीपल ऑफ 4 हो गया, ठीक है जी, मल्टीपल ऑफ 4 हो गया। अब मल्टीपल ऑफ 4 भी कहां तक ले जाएं देखते हैं। 4 तो n पहला तो देखो 3 हो गया, है ना, 3 हो गया, उसके बाद 7 हो गया, समझ गए ना, उसके बाद 4 और जोड़ दो 11 हो गया। इस तरह से n की वैल्यू हो सकती है 3 7 11 एंड सो ऑन हो सकता है, ठीक है। व्हाट इज n? कितने नंबर हमने जोड़े हैं, कितने n क्या लिया है मैंने, कितने पेजेस फाड़े, n इज नंबर ऑफ पेजेस टॉन ऑफ, n इज क्या है, नंबर ऑफ पेजेस टॉन। कौन सा वाला टॉन किया है पता नहीं, 4k1+1 4k2-1 4k3-1 ऐसे 4kn-1 विल बी द सम ऑफ नंबर्स जो 101 मुझे दिया गया है। अब मुझे बस ये पता लगाना है n इनमें से कौन सा हो सकता है। सोचो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, कौन सा हो सकता है इनमें से, कौन सा हो सकता है, सोच के देखते हैं। चलिए तो एक काम करते हैं, n को पहले बड़े वाले रख के देखते हैं, 7 3 में देखते हैं क्या होगा, अभी 7 पहले रख के देखते हैं। तो अगर n 7 है, अगर n बेटा 7 है तो देखिए क्या हो जाएगा, 7 पेजेस टर्न ऑफ करें आपने, अगर 7 पेजेस टर्न ऑफ करें तो पहली 7 भी अगर हो गए भाई, आपको तो क्या करना है, 7 पेजेस टर्न ऑफ करने। अगर पहले 7 भी टर्न किए तो उनका सम क्या होगा, वो इससे बड़ा निकल जाएगा, देखना 101 से कैसे। अगर मैं S7 निकालूं इस सीरीज का, समझ गए ना क्या कह रहा हूं भाई, अगर n7 हो रहा है मतलब 7 पेज उड़ाए हैं, होने को तो वो कोई भी हो सकते हैं, बट उस सीरीज का मिनिमम सम क्या होगा, इस सीरीज के पहले 7 सम, है ना। सो अगर इफ n is 7 then sum of minimum sum of pages, minimum sum of, एक काम करते हैं अगले पेज पे लिखते हैं, if n is 7 then minimum sum of pages removed will be S7। S7 मतलब इस सीरीज का, ये जो सीरीज लिखी है इसका सम ऑफ पहली 7 टर्म 3 7 11 15, 3 + 7 + 11 + 15 एंड सो ऑन, पहली 7 टर्म इस सीरीज की जरा लिख के देखता हूं क्या आता है। तो पहली 7 टर्म का सम आएगा 7/2 2a प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस है 4, तो ये बन गया हमारे पास 7 × 3 + 12, तो 7 × 15 15 7 105, 105 आ जाता मिनिमम ही सम ऑफ टॉन पेजेस, बट हमें सम ऑफ टॉन पेजेस 101 चाहिए। तो भाई अगर तुमने 7 या 7 से ज्यादा पेजेस टॉन करे, 7 या उससे ज्यादा पेजेस टॉन करे, तो मिनिमम सम जो फटे हुए पेजेस होता उनका 105 ही आता। मिनिमम क्यों है, क्योंकि मैंने पहली 7 ही टर्म ले ली, होने को 3 और 190 कुछ भी हो सकता था, बट मिनिमम ही 105 आ रहा है, बट हमें तो 101 चाहिए। यानी n7 n = 7 इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपका जो मिनिमम सम ऑफ टॉन पेजेस आ रहा है वो 101 से बड़ा आ गया है। तो n7 इज नॉट पॉसिबल, एंड बाय द सेम लॉजिक 7 से आगे कोई भी पॉसिबल नहीं होगा। भाई अगर 7 में ही पॉसिबल नहीं हो रहा तो खुद सोच के देखो, अगर n तुम्हारा 11 हो गया तो अब तुम 11 पेज फाड़ रहे हो, तो इस सीरीज के 11 सम लोगे।
जब साथ में ही पहली 7 टर्म का सम ही बड़ा आ गया तो 11 टर्म का तो और बड़ा आ जाएगा, राइट। तो इसलिए हमें ये सारी सीरीज, ये सारी आगे वाली इग्नोर करनी पड़ेंगी, ये सारी इग्नोर करनी पड़ेगी। 3 में देखते हैं जरा हो रहा है कि नहीं। तो 3 पेजेस अगर मैंने टॉन लिए हैं, एन अगर, सो देयरफॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 7 इज नॉट पॉसिबल। सेम लॉजिक से लेट्स टेक एन इक्वल टू 3। एन इक्वल टू 3 में देखते हैं क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाई। एन इक्वल टू 3 में जरा हम देखते हैं क्या हो रहा है। एन इक्वल टू 3 में क्या हो रहा है भाई, मतलब 3 पेज फाड़े हैं तुमने। अब 3 पेज अगर तुमने फाड़े हैं तो लेट्स सी मिनिमम और मैक्स इसके अंदर ही आ रहा है कि नहीं, आ ही रहा होगा मेरे ख्याल से। एन अगर 3 है तो जो 3 पेज फाड़े गए हैं वो कौन से होंगे, बस अब हमें ये पता लगाना है। करेक्ट, हमें ये पता लगाना है क्या वो उन 3 नंबर्स का सम जो है 101 आ सकता है किसी में भी। तो देखो मैक्स मिनिमम सम तो है हमारा 3 अगर फटे तो ये 21 तो कहीं ना कहीं आ ही जाएगा बीच में, और मैक्सिमम सम के भी अंदर ही है 101, तो क्लियरली N3 रेंज में आ रहा है। तो 3 पेजेस फटेंगे, कौन से फाड़ेंगे, अगेन इट विल बी मेनी केसेस पॉसिबल। तो N3 है ये तो पक्का हो गया। अब कौन से फटे ये नहीं पता ना, क्योंकि ये इक्वेशन में अभी बहुत सारे वेरिएबल रह गए भाई। आपके पास तो ये इक्वेशन बनी थी, राइट। इसमें अगर तुम n को 3 डाल भी दोगे तो 4 इंटू k1 प्लस k2 प्लस k3, राइट। n को 3 डाल दिया, 4 k1 प्लस k2 प्लस k3, 101 प्लस 3 104, यानी k1 प्लस k2 प्लस k3 तुम्हारा हो जाएगा 26। तो अब अभी तो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है ना कि कौन कौन से केस सम ऑफ 3 पेजेस आपके पास आ जाएंगे। तो इसलिए कौन से फटेंगे दिस इज नॉट आस्क्ड, हमसे तो ये पूछा है कितने फटेंगे। 3 पेज फटेंगे, तो हमारा आंसर है द नंबर ऑफ पेजेस विच आर टॉर्न इज 3। 3 पेजेस टॉर्न होने चाहिए भाई, 3 पेजेस टॉर्न होने चाहिए। समझ गए, समझ गए कि नहीं समझ गए। थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं ये, बट काफी इंटरेस्टिंग है। देखो मैं डिफिकल्ट वाले तुम्हें क्लास में करवा रहा हूं, जो थोड़े से मीडियम टाइप के होंगे वो मैं तुम्हें होमवर्क में दे दूंगा, ठीक है, जो तुमसे खुद से होने के चांसेस ज्यादा हैं। जनरली मैं यही करता हूं, क्लास में ज्यादा डिफिकल्ट वाले लेता हूं। तो तुम क्लास में देख के डरना मत, होमवर्क के पता चला अटेम्प्ट ही ना करो, बिकॉज दे आर गोइंग टू बी स्लाइटली ऑन द इजियर साइड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये वाले क्वेश्चंस हो गए काफी सारे हमारे इंटीजर वाले। एक बचा है अभी इंटीजर का, वो वाला थोड़ा डिफरेंट टाइप का था, ये डिफरेंट टाइप का है। देखो सारे क्वेश्चन ये इंटीजर वाले थे। अगर आपको मैं एक बार फिर से दिखाऊं, ये भी इंटीजर का है, ABC सच दैट B इज पॉजिटिव इंटीजर, राइट। ये भी इंटीजर इक्वेशन शॉर्ट है, यहाँ पे भी 2 इक्वेशन दी हुई हैं, एक इक्वेशन शॉर्ट है, वो इंटीजर की मदद से हमें कुछ करना है। इससे पहले वाला तो ये इंटीजर था ही, पेजेस। इससे पहले वाला भी इंटीजर रिमूव किया था, नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर्स के ऊपर था इक्वेशन शॉर्ट, ये भी एक नेचुरल नंबर इक्वेशन शॉर्ट के ऊपर था। चलो ये वाला करेंगे भाई, ये वाला करते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है, गिवन दैट ABC आर द लेंथ्स ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, सबसे बड़ी A है, फिर B है, फिर C है। अच्छा, 2B इक्वल टू A प्लस C, AP की कंडीशन दी है, B इज अ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर 84 है। अब सर हमने तुक्का मार के निकाल लिए, इंटीजर ढूंढ लिए, तीनों इंटीजर होने तो पहली बात जरूरत ही नहीं है, कहीं नहीं लिखा तीनों इंटीजर होंगे, सिर्फ क्या लिखा है B इंटीजर होगा। तो सर A और C भी तो हो जाएंगे, नहीं A प्लस C इंटीजर हो जाएगा, बट जरूरी थोड़ी है A और C इंटीजर हो। ये कहीं मेंशन नहीं है कि A एंड C इंटीजर ही होंगे, ये बोला गया है कि भैया B इंटीजर है। तो तुम ये मत अज्यूम कर लेना कि तीनों इंटीजर्स हैं, राइट, कहीं पर भी क्वेश्चन में नहीं लिखा है। चलिए तो अब हम एक काम करते हैं, A सबसे बड़ा है, तो एक काम करते हैं, B को तो B रहने देते हैं, A को ले लेते हैं A प्लस B प्लस D, AP है ना, और C को ले लेते हैं, सबसे छोटी वाली है तो B माइनस D कर देते हैं। इन तीनों को जरा यहां पे रखते हैं इस रिलेशन में, तो B प्लस D होल स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस B माइनस D होल स्क्वायर इज 84। 3 अननोन की जगह 2 अननोन बना लिए, तो 3B स्क्वायर प्लस 2D स्क्वायर इक्वल टू 84। तो यहां से आ गया 2D स्क्वायर इज 84 माइनस 3B स्क्वायर। सो ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो 3B स्क्वायर लेस देन 84। यहां से B स्क्वायर आ गया, कटता है ना ये, 3 2 6, B स्क्वायर लेस देन 28 तो आ गया है भाई। B स्क्वायर क्या आ गया, B स्क्वायर की फिर वही B की रेंज निकालूंगा और देखूंगा इंटीजर में क्या बनता है।
चलिए अब हो गया एक, बी स्क्वायर 28 से तो कम है और बी क्या है, पॉजिटिव है, तो एक बात तो समझ आ गई, बी 1 2 3 4 5 में से ही कुछ हो सकता है भाई, इन्हीं के स्क्वायर होते हैं 25 से कम, 1 से 5 तक ये आंसर। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई, और क्या करें, और हम ये कर सकते हैं कि यार इसको होल स्क्वायर भी बना सकते थे, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो क्योंकि ए प्लस सी की वैल्यू है मेरे पास, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को लिख लेते हैं ए प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 2ac। बेसिकली कुछ कुछ करके रिलेशन बना रहा हूं, बी की रेंज निकालने की कोशिश कर रहा हूं, और ए प्लस सी की जगह 2b है, तो बी स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, तो यहां से आ गया 2ac जो आ गया 5b स्क्वायर माइनस 84 आ गया है, और 2ac तो पॉजिटिव तो होना ही चाहिए, इंटीजर नहीं है तो क्या हुआ, है तो पॉजिटिव ही, सो 5b स्क्वायर, इनफैक्ट 2ac तो इंटीजर ही हो गया, a एंड c नहीं है, पता नहीं हमें, तो दिस हैज टू बी ग्रेटर देन 0, b स्क्वायर ग्रेटर देन 84 बाय 5, b स्क्वायर ग्रेटर देन, कितना हो गया भाई ये, 5 1 जा 5 34, 5 6 जा 30, 5 8 जा 40, सो b स्क्वायर ग्रेटर देन 16.8 आ गया है। अब समझ गए तुम, एक इंटीजर बची जो इसको भी सेटिस्फाई कर जाए, इसको भी सेटिस्फाई कर जाए, b हैज टू बी ओनली 5, b इक्वल टू 5 ओनली, जो फर्स्ट को भी कर जाए, सेकंड को भी बेटा सेटिस्फाई कर जाए, b की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 5 हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ 5 हो सकती है, सोच के देख लो, 4 तक तो करेगा ही नहीं, ये वाली इक्वेशन नहीं करेगी, और ये मैक्सिमम 5 तक जा रही है, सो b की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 5 होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। समझ गए हो भाई, समझ गए हो, चलो नेक्स्ट पर आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रॉब्लम कह रहा है नंबर ऑफ एपीज दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 से 1000 सच दैट द फर्स्ट टर्म इज 1 एंड लास्ट टर्म इज 1000, कितनी एपीज बन सकती हैं। ये क्या बात हुई सर, यही तो बात है, हमें बस इतना बताया गया, पहली टर्म फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म 1000 है, तो फॉर्मूला लगा देते हैं लास्ट टर्म का, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो हमारे पास हो गया 1000 इक्वल टू, स्टार्ट तो करो भाई, n माइनस 1 इंटू डी, यानी n माइनस 1 इंटू डी 999 हो गया भाई, 999, n माइनस 1 इंटू डी 999 हो गया, n माइनस 1 इंटू डी 999। अब मुझे बेसिकली जितनी तरह से n और d सेलेक्ट हो जाए यहां, उतनी एपीज बनेंगी भाई, आपको दोनों अननोन है ना, फिर से दो इक्वेशन, दो अननोन एक इक्वेशन, बट और कुछ डेटा दिया ही नहीं, तो अब मैं एन और डी निकाल नहीं पाऊंगा एग्जैक्ट, मुझे तो काउंटिंग करनी है कितनी एपीज आएंगी, तो आपको दो नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट चाहिए, है ना, क्या लिखा हुआ है, 1 से 1000 बनानी है, फर्स्ट टर्म ये है, लास्ट टर्म ये है, तो ऑब्वियसली डी भी पॉजिटिव है, डी भी पॉजिटिव है, और n तो ऑब्वियसली पॉजिटिव होता ही है, सो दो इंटीजर्स n माइनस 1 और d का प्रोडक्ट 999 चाहिए, प्रोडक्ट 999 चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स में हमें इसे ब्रेक करना है, थोड़ा सा पीएनसी याद करो, तुमने पढ़ा होगा, नंबर ऑफ वेज इन विच टू, अब नंबर 999 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स, याद करो, टू पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, याद है इस तरह का क्वेश्चन जो अर्जुना बैच में थे उन्हें मैंने करवाया था, एक्स वाई इक्वल टू 75600, याद करो सेम क्वेश्चन ये वाला कराया, नंबर ऑफ वेज इन विच 75600 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ टू डिवाइजर्स, इसका एक फॉर्मूला होता है, याद है, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 999 को करेंगे, ये आ जाएगा भाई 3 क्यूब आ जाएगा, है ना, 9 इंटू 111 लिखा, और 111 भी 3 से जाता है, 3 3 जा 9, 37, तो 3 क्यूब इंटू 37 की पावर 1, तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स बस निकालने होते हैं, राइट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपका एक्स वाई इक्वल टू 2 की पावर ए, 3 की पावर बी, 5 की पावर मान लो सी आई, कुछ भी है, सो सीधे a प्लस 1 b प्लस 1 c प्लस 1 तरीके से नंबर ऑफ डिवाइजर्स इसका आंसर होता है, नंबर ऑफ वेज, ये अगर तुम्हें नहीं आता पीएनसी में बेटा वेट कर लो, वहां पे ये वाला कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा, वैसे मेंस में भी ये है, नंबर ऑफ वेज इन विच एनी नेचुरल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ टू डिवाइजर्स इज दिस, तो 3 इंटू 1 4, तो नंबर ऑफ वेज टू एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट इक्वल्स टू, इसमें एक जोड़ दो 3 प्लस 1 4, और उसमें एक जोड़ दो 4 इंटू 2, 8 तरीके से
प्रोडक्ट एक्सप्रेस हो सकता है, यानी 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं एन और डी के, यानी 8 पॉसिबल एपीज हो सकती हैं। तो आंसर क्या हो गया? नंबर ऑफ एपीज पॉसिबल इज 8। थोड़ा सा पीएनसी लग गया। अब यहां पे देखो, दोबारा से समझ लो। देखो हुआ क्या है क्वेश्चन में, दो नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट में 999 को जितनी तरह एक्सप्रेस कर लूं, जैसे मान लो एग्जांपल दे रहा हूं, एक तरीका है एक्सप्रेस करने का कि यार तुमने n-1 लिया 999 एंड d को लिया 1, 999 इंटू 1 इज वन वे टू एक्सप्रेस इट, करेक्ट? यानी यहां से n क्या आ गया? नंबर ऑफ टर्म हो गई 1000 और कॉमन डिफरेंस हो गया 1। तो ये एक एपी बन गई, है ना? ये एक एपी बन गई। क्यों? क्योंकि आपने 1000 टर्म की एपी ली, कॉमन डिफरेंस 1। सपोज किसी दूसरे ने क्या किया होता, n-1 को 1 लिया होता, d को 999 लिया होता, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स 2 ही होती, कॉमन डिफरेंस 999 होता, तो एक ये एपी बनी होती। ऐसे तुम कोई मर्जी ले लो, है ना? मान लो n-1 को तुमने लिया 9 एंड d को लिया 111, 9 इंटू 111 लिख दिया, इसको एक्सप्रेस किया, तो n की वैल्यू आती 10, d की आती 111। मतलब तुम्हारी एपी में 10 टर्म है, कॉमन डिफरेंस 111 है। या उल्टा कर लेते, n-1 को 111 ले लेते, d को 9 ले लेते, सो n हो जाता 112, d हो जाता 9। ये है मतलब इसका। तो जितनी तरह से तुमने एक्सप्रेस किया इस प्रोडक्ट ऑफ टू डिवाइजर्स, उतनी एपीज हमारी फॉर्म होती जाएंगी। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। पीएनसी का क्वेश्चन बन गया, बहुत प्यारा प्रॉब्लम पीएनसी का बन गया है। इसके लिए ये कॉन्सेप्ट आपको देखना होगा। नंबर ऑफ वेज इन विच नेचुरल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ टू डिवाइजर्स इज सेम एज द नंबर ऑफ इट्स फैक्टर्स। जितनी तरह से उसके फैक्टर्स बन सकते हैं, जितने डिवाइजर्स बन सकते हैं, वही होता है। चलिए, एक बिल्कुल ऐसा ही अब तुम्हारे को दे रहा हूं, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ही सेम है, मतलब कुछ भी फर्क नहीं है, सेम लॉजिक आपको लगाना है। फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर k, लेट sk डिनोट्स इंक्रीजिंग एपी ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। अच्छा, sk क्या डिनोट कर रहा है? इंक्रीजिंग एपी ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। फिर से वही, कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है भाई, कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है, इंटीजर की बात चल रही है, फर्स्ट टर्म 1 है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस इज k। अच्छा, समझ गए? फॉर एग्जाम्पल S3 इज द सीक्वेंस 147, क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस 3 है, तो फर्स्ट टर्म तो फिक्स्ड है 1, कॉमन डिफरेंस जो होगा उस हिसाब से एक नई एपी हमारे पास बनती जाएगी। ठीक है, ठीक है। और हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ k Sk कंटेन्स द टर्म 2005। अच्छा, समझ रहे हो ना? तो Sk मतलब सीरीज में 2005 होना चाहिए, मतलब जनरल टर्म 2005 रख देता हूं, तो a प्लस k माइनस 1, सॉरी n-1 इंटू डी, a प्लस n-1 इंटू डी 2005 होनी चाहिए। वेयर d, a क्या है? a तो 1 है, कॉमन डिफरेंस क्या है? k है। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन हो गया बेटा, कि n-1 इंटू k जितनी तरह से 2004 हो सकता है, उतनी तरह से हमारे पास, उतनी तरह से हमारी वैल्यू k की आ सकती है ना? नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k पूछिए तो बस जितनी तरह से 2004 को डिवाइड प्राइम फैक्टराइज करके प्रोडक्ट ऑफ टू डिवाइजर्स में कर सकते हैं। देखिए, तो 4 से डिवाइड किया, 4 5 20, 501 हो गया ना? हाँ, 501, 501 इंटू 4, 501 में फर्दर 3 से गया, 501 3 से गया, 3 1 3, 167, आई थिंक 167 तो प्राइम नंबर होता है। सो 2004 को लिख लिया 167 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 2 स्क्वायर, और नंबर ऑफ डिवाइजर्स ही निकालने हैं बस। इसमें एक जोड़ो, एक जोड़ो, एक जोड़ो, बस यही करना है, फॉर्मूला होता है पीएनसी में। तो 12 वेज में आप एक्सप्रेस कर सकते हो, यानी 12 डिफरेंट वैल्यूज के की पॉसिबल है बेटा, 12 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के पॉसिबल है। आंसर हो गया ए। देखो, ये सब चीजें उन्हीं सेंस बनाएंगी जिन्होंने पढ़ाई कर रखी है यार, मेंस की बढ़िया तक करके। तुम सोच रहे हो कि तुमने पढ़ाई तो करी नहीं हुई और तुम इस लेवल को समझ लोगे, ऐसा नहीं हो पाएगा बेटा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला देखेंगे, ये वाला देखेंगे। तो अब इसमें एक दो क्वेश्चन तुम्हें मैं होमवर्क दे रहा हूं, चलो अब ये वाले तुम खुद से ट्राई करोगे। इसी तरह का है, नेचुरल नंबर का है, बट इस क्वेश्चन को करते वक्त तुम्हारा पहले आंसर गलत जो है 7 आएगा, 6 या 7 आएगा, पहले वो गलत आंसर है, बट आंसर एक्चुअली इसका कुछ और है, वो आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो खुद से ट्राई करना, और अगर गलत आंसर आए तो समझ जाना सर ने बोला था गलत आएगा, 6 या 7 लगे और लगे अरे सर का गलत है, नहीं मेरा सही है आंसर, आंसर की में लिखा है, डिस्कस करेंगे हम होमवर्क में इसको। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक ये वाला तो यार इजी क्वेश्चन है, इसलिए होमवर्क में दे रहा हूं।
ये वाला इजी नहीं है बाय द वे, ये तो डिफिकल्ट ही है, बट ये वाला इजी है, ब्रेन टीजर नंबर 12, क्योंकि ऐसे तुमने मेंस में भी करे हुए हैं, बट ऐसे एडवांस में आ चुके हैं इसलिए दे रहा हूं यार। हमारा मैंने पर्पस तुम्हें बताया, ये नहीं है बस फालतू रैंडम टफ क्वेश्चन कराते रहूं, आपको टफ क्वेश्चन भी कराए जाएंगे थॉट प्रोसेस के लिए, बट देन ऐसे क्वेश्चन जो एपी में आते हैं, ये कॉमन एपी का क्वेश्चन है, आया हुआ है 2018-19 में आया है, ठीक है। नंबर इस तरह का, सेम नहीं, इस तरह का, नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इन द फॉलोइंग सीक्वेंस, 2 एपी दी हुई है, उसमें नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स पूछी हैं, ये आप होमवर्क में कर सकते हैं, ऐसे मेंस में भी आते हैं। थोड़ा सा बस ये डेटा अच्छा है इसलिए थोड़ा सा लेवल इसका बढ़ गया है मेन से ऊपर। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं भाई अगला प्रॉब्लम, एक मल्टीपल करेक्ट, बहुत देर से हमने इंटीजर टाइप करे हैं, सिंगल करेक्ट करे हैं, अब मल्टीपल करेक्ट पे आते हैं। A1 A2 A3 डॉट 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 आर डिस्टिंक्ट टर्म्स ऑफ AP। अच्छा, A1 A2 A3 ये सब क्या फॉर्म कर रहे हैं, AP कर रहे हैं। वी कॉल PQR एन इंक्रीजिंग ट्रायड इफ AP AQ AR आर इन GP। अच्छा, मतलब pth टर्म, qth टर्म, rth टर्म ऑफ AP अगर GP में हो जाए तो हम उनको इंक्रीजिंग ट्रायड बोलेंगे, ठीक है। और P सबसे छोटा है, फिर Q है, फिर R है, समझ गया। AP AQ AR का मतलब क्या है, AP मतलब pth टर्म ऑफ AP, AQ मतलब qth टर्म ऑफ दैट AP, AR मतलब rth टर्म ऑफ दैट AP। अगर ये तीनों GP फॉर्म कर ले तो हम PQR को हम ट्रायड कहेंगे, इंक्रीजिंग। इफ 5 9 16 इज एन इंक्रीजिंग ट्रायड, मतलब A5 A9, इसका मतलब क्या दिया है, A5 A9 A16 तुम्हारे GP फॉर्म कर रहे हैं, बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में नहीं दे रहे हैं, ये नहीं बोल रहे कि भैया एक एपी है जिसकी 5वीं टर्म और 9वीं टर्म और 16वीं टर्म एपी जीपी बना रही है, नहीं ऐसा नहीं, उल्टा सीधा करके। एडवांस में ऐसी लैंग्वेज आती है, तुम्हें पता है, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज आर करेक्ट। चलिए तो हम पहले तो इस कंडीशन को सॉल्व करते हैं। A5 का मतलब A प्लस 4D, A प्लस 8D, A प्लस 15D, करेक्ट। ये तीनों फॉर्म कर रहे हैं जीपी, तो बी स्क्वायर इक्वल टू AC रखता हूं, सो A प्लस डी होल स्क्वायर, सॉरी A प्लस 8D होल स्क्वायर इक्वल्स टू A प्लस 4D इंटू A प्लस 15D। बोलते हैं ब्रैकेट्स कुछ तो होगा, A स्क्वायर प्लस 15 और 4 19 AD, 15 चौक 60, A स्क्वायर से A स्क्वायर गया, 64D स्क्वायर और 60D स्क्वायर गया, तो 4D स्क्वायर इक्वल टू 16 और 3 19, 3AD। D जीरो तो हो नहीं सकता क्योंकि इंक्रीजिंग है, डिस्टिंक्ट टर्म्स है भाई, है ना, इंक्रीजिंग है, तो हमें ऑब्वियसली भाई D को जीरो तो बोल नहीं सकते, D जीरो हो गया तो फिर डिस्टिंक्ट कैसे रहेंगी, तो 4D इक्वल टू 3A हो जाएगा। रिलेशन आ गया बेटा, 4D इक्वल टू 3A, D और A के बीच में रिलेशन आ गया है। आगे बढ़ते हैं। इफ A1 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, A1 मतलब फर्स्ट टर्म, अच्छा A, सो कंसीडर करना है, चलो अगले पेज पे लेके चलते हैं, यहां तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। 4D इक्वल टू 3A, ए ऑप्शन में बोल रहा है कि जो A है वो 4 का मल्टीपल है, 4K टाइप का ले लिया, तो यहां डाल दिया, तो D हो जाएगा 3K टाइप का, मतलब जो कॉमन डिफरेंस है वो 3 का मल्टीपल आ जाएगा, ठीक है। इफ A1 इज अ मल्टीपल ऑफ 4 देन एवरी टर्म ऑफ AP इज एन इंटीजर, बोल सकता हूं क्या, हाँ बोल ही सकता हूं, क्योंकि D भी इंटीजर आ गया, D क्या आ गया, इंटीजर आ गया, और A क्या था, इंटीजर था, 4 का मल्टीपल इंटीजर था, तो ऑब्वियसली अगर A और D दोनों इंटीजर हैं तो आपका हर एक टर्म AP का इंटीजर ही तो आएगा यार, A प्लस D A प्लस 2D सब इंटीजर बनते जाएंगे, तो A ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। 85 149 261 इज इंक्रीजिंग ट्रायड, मतलब अब हमें ये फाइंड आउट करना है क्या ये तीनों टर्म्स भी जीपी बनाते हैं। 85 का मतलब A85 A 149 और A261, क्या हमें पता लगाना है क्या ये भी जीपी बनाएंगे, तो A85 हो जाएगा A प्लस 84D, A149 हो जाएगा A प्लस 148D, और A261 हो जाएगा A प्लस 260D। D की वैल्यू एलिमिनेट कर देता हूं, D मुझे दिया हुआ है, ये वाला नहीं, ये वाला लेंगे, 4D एक्चुअली 3A दिया है, तो ये हो जाएगा A प्लस 4 अलग कर लो ना इसमें, 421 इंटू 4D, 4D की जगह 3A, तो 64A हो गया, 64A हो गया, ये कितना हो गया, A प्लस 148D, 4 अलग करो, 4 3 12,
37 और 4D की वैल्यू 3A, तो ये कितना हो गया कैलकुलेट कर लेंगे। और इसी तरह से इसमें भी 4 अलग करो, 65 बचेगा। 65 इंटू 4 260 होता है, 4D की जगह 3A। ये दोनों कैलकुलेट करो और देखो क्या ये तीनों टर्म जीपी बना रही है, बस यही देखना है अब आपको। 37 3 कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं भाई, दिमाग लगाने का मन नहीं कर रहा इन कैलकुलेशंस में। 111 और एक 112 ए, ठीक है भाई। और 65 इंटू 3 196 ए हो गया ये। तो क्या ये रेशियो सेम आ रहा है? क्या हमारा 112 का स्क्वायर अगर डिवाइड करूं 196 से 64 ही आता है, बिल्कुल। सो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी जैसा बन रहा है बेटा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी बन रहा है। सो ये तीनों फॉर्म कर रहे हैं जीपी। जीपी फॉर्म, आप रेशियो भी चेक कर सकते हो, इनका सेम रेशियो आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो जीपी बन रही है, वेरी गुड, यानी ये ऑप्शन सही है। इंक्रीजिंग ट्राइड इसे बोल सकते हैं क्योंकि ये तीनों जीपी बना रहे हैं। गॉट इट। अब आगे के कर लेना यार चेक। कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी इज 1/4, मतलब डी दे दिया तो फर्स्ट टर्म 1/3, तो इजी है। डी 1/4 दे दिया, यहां रख दिया, तो ए तुम्हारा 1/3, बिल्कुल सही ऑप्शन दिया है भाई, बिल्कुल सही दिया है सी बी। रेशियो ऑफ 4k प्लस 1th टर्म, 4k टर्म, अब ये तुम चेक कर लेना, ठीक है। रेशियो ऑफ टर्म तुम बना लेना, गलत ही आएगा, एबीसी दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो देखो भाई 1.5 घंटा हुआ है लेक्चर को मेरे, बट तुम्हारे 2.5 घंटे आराम से निपट गए होंगे इतनी देर में। अगर तुमने 2.5 नहीं लगाए हैं तो भाई गड़बड़ कर रहे हो तुम। इतने जो टफ क्वेश्चन मैंने कराया, मतलब तुमने ट्राई अपनी तरफ से किए ही नहीं। और थोड़े हिंट्स देख के भी ट्राई करने होते हैं, राइट। ये नहीं कि बस एक बार नहीं हुआ तो बस सर सोल्यूशन हमने देख लिया। ट्राई करो, अभी महीने भर तक ऐसे ही ट्राई करो, तब जाके तुम्हारी धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बनेंगी। कंप्यूटर सॉल्व सेवरल प्रॉब्लम्स इन सक्सेशन। चलिए, the time it took the computer to solve each successive problem was the same number of times smaller than the time it took to solve the preceding problem। खेल समझ रहे हो क्या है? लैंग्वेज का खेल है भाई साहब। बोल ये रहे हैं कंप्यूटर ने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, बहुत सारे क्वेश्चन है, बट ईच सक्सेसिव प्रॉब्लम जो उसे दिया गया उसे सेम नंबर ऑफ टाइम स्मॉलर, मतलब टाइम्स मतलब रेशियो, उसका सेम रेशियो रहा पिछले वाले को सॉल्व करने के टाइम से। सो लेट से अगर पहले वाले को लेट it took a minutes to solve first problem, तो दूसरे वाले का और पहले वाले का रेशियो, तीसरे और दूसरे का रेशियो सेम है, कम है, मतलब वो रेशियो 1 से छोटा हो रहा होगा, यानी जीपी बन रही है। बेसिकली जीपी फॉर्मेशन हो रही है। तो फर्स्ट टर्म अगर ए है तो सेकेंड प्रॉब्लम में उसे ए आर मिनट्स लग रहे होंगे, थर्ड में ए आर स्क्वायर, और वो उसमें लिखा है सेम नंबर ऑफ टाइम्स, टाइम्स से समझ आया रेशियो है, स्मॉलर देन द टाइम इट टुक टू सॉल्व द प्रीसीडिंग प्रॉब्लम, मतलब प्रीवियस वाले से सेम नंबर ऑफ टाइम्स कम है, मतलब सेम मतलब रेशियो सेम है, और कम है मतलब ये रेशियो 1 से छोटा आएगा बेसिकली, तभी वो कम हो रही है टर्म, ठीक है। तो बेसिकली कुछ नहीं कह रहे, बस ये बोल रहे हैं कि कंप्यूटर ने जो टाइम लगाया हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, वो जीपी में टाइम लगाया है। पहला टर्म ए है तो दूसरा टाइम जो लगा दूसरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में वो ए आर है, तीसरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन। ये हो गया क्वेश्चन। अब ट्राई करो जरा, ठीक है। हाउ मेनी प्रॉब्लम्स वर सजेस्टेड टू द कंप्यूटर इफ इट स्पेंट 63.5 मिनट टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम एक्सेप्ट द फर्स्ट। अच्छा, मतलब अगर n टर्म्स, लेट से n प्रॉब्लम दिए गए, लेट देयर वर n प्रॉब्लम्स, तो देखो अच्छा क्वेश्चन ये क्यों है, क्योंकि थोड़ा सा मजा आने वाला है। देखो पहले क्वेश्चंस बनाते हैं। हाउ इफ स्पेंट 63.5 मिनट टू सॉल्व ऑल एक्सेप्ट द फर्स्ट, मतलब Sn माइनस फर्स्ट टर्म 63.5 है, यही तो मतलब हुआ इसे, कि भाई जो टोटल टाइम लगा उसे Sn माइनस द फर्स्ट वन, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उसे 63.5 मिनट्स लगे। तो Sn माइनस है 63.5 है। आगे बढ़ते हैं। 127 मिनट टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम एक्सेप्ट द लास्ट वन, मतलब Sn में से अगर मैं Tn माइनस कर दूं, लास्ट टर्म जो AR की पावर n-1 होगी वो 127 हो गया। एंड सिमिलरली 31.5 मिनट टू सॉल्व ऑल प्रॉब्लम एक्सेप्ट फर्स्ट टू, मतलब Sn में से अगर मैं A प्लस AR माइनस कर दूं तो ये हो गया 31.5। समझ गए? अब 3 इक्वेशन बन गई। अननोन कितने हैं?
ए, आर और एन, तीन इक्वेशंस हैं, तीन अननोन्स हैं। अब तुम कहोगे सर ये हम कर लेंगे, बट प्रॉब्लम अब इसमें मेन प्रॉब्लम ही अब आएगी, एलिमिनेशन में तुम्हें दिक्कत हो जाएगी भाई। देखो पहले अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे दिख रहा है एस एन माइनस ए, यहां भी एस एन माइनस ए है। तो फर्स्ट एंड थर्ड से मुझे एक बात तो दिख रही है, 63.5 माइनस ए आर इज 31.5। तो यहां से ए आर आ गया 32। ए आर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 32 तो आ गई है। बट अब तुम्हें बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने में बुरा हाल हो जाएगा, क्योंकि एस एन का फॉर्मूला सम ऑफ जीपी कितना गंदा होता है, और तुम्हें एलिमिनेशन मुश्किल हो जाएगा। करना चाहो तो करके देख लो, ऐसे सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। मैंने भी करके देखा था, नहीं हो रहा था, लेंदी जा रहा था। हो सकता है हो जाए, बट लेंदी जाए। बेटर टेक्निक फिर मेरे को इसकी क्या समझ आई, एक काम करते हैं, एस एन का फॉर्मूला लगाने की जगह, देखो हम दो ही चीज कर सकते हैं, एस एन को हटाना तो है ही, या तो उसका फॉर्मूला लगाएं, R1 से छोटा है तो ये वाला लगा लेते हैं, या तो ये लगाएं, या एस एन को हम a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब ऐसे रिप्लेस करें, फॉर्मूला लगा के आर की पावर एन वगैरह बन जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। तो मैं एस एन की जगह क्या लिख रहा हूं बेटा, सेकेंड अप्रोच से जा रहा हूं। सो एस एन माइनस ए 63.5 है, एस एन माइनस ए क्या है 63.5। एस एन की जगह लिख दिया a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर की पावर एन माइनस 1, माइनस ए था तो ये वाला हट जाएगा। ये सम हमें दिया है 63.5। ऐसे बना रहा हूं, जरा सीरीज बना रहा हूं। दूसरा एस एन माइनस टी एन, तो ए प्लस ए आर स्क्वायर, और टी एन माइनस करना है, मतलब ए आर की पावर एन माइनस 2 तक जाएगा ये, करेक्ट। ये हो गया हमारे पास क्या, सॉरी 127 था, ये 127 था। दूसरी इक्वेशन बन गई। और तीसरी इक्वेशन हमारे पास है ए प्लस ए आर हटाना है ना। तो बेसिकली अब इन्हीं दोनों से सॉल्व करता हूं, देखो क्योंकि मैंने सेकंड इक्वेशन यूज ही नहीं करी, नोटिस करो सेकंड इक्वेशन यूज ही नहीं हुई। अब मैं देखो इन दोनों में क्या कह रहा हूं, पहले ही वाली में से जरा ए कॉमन, नहीं आर कॉमन ले लो बस। सोचो इससे अगर मैं आर कॉमन ले लूं, बहुत मजेदार चीज हो जाएगी भाई। अगर मैं इससे आर कॉमन ले लूं तो जो अंदर चीज बची है वो तुम्हारी यही वाली टर्म बन गई है, राइट। यही टर्म तुम्हारी बन गई है। सो r इंटू 127 इज इक्वल टू 63.5, और इसको लिख लो 127/2। ये और ये गया, सो कॉमन रेशियो आ गया हाफ। कॉमन रेशियो आ गया हाफ। ये नहीं कि सर हमने तो हिट एंड ट्रायल से ही निकाल लिया था। तुक्के मत मारो यार, 1/3 1/5 कुछ भी दे सकते हैं एग्जाम में, कहां तक तुक्के मारोगे। तो कॉमन रेशियो हाफ, जिसको यहां डाल दिया, ए आर तुम्हारा 32 था, तो ए तुम्हारा 64 आ गया है बेटा। और अब एन निकालना है हमें, तो क्या निकालना है, एन निकालना है, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। तो अब हम फॉर्मूला लगा लेते हैं भाई, अब हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। किसका लगाएं, ये वाला लगा लेते हैं। कहां गया यार, कौन सा लगाएं, कोई भी लगा लो यार। एस एन हो गया ए प्लस 63.5 है ना, तो एस एन हो गया, सही बोल रहा हूं ना भाई, ए प्लस 63.5, हाँ। तो एस एन हो गया 64 प्लस 63.5, तो ये हो गया 127.5। एस एन का फॉर्मूला होता है ये, करेक्ट। और ए की जगह है 64, 1 माइनस आर हाफ हो गया ये, 64 इंटू 2 128 हो गया। ब्रैकेट खोल देते हैं। सो 128 माइनस 128, आर की जगह हाफ, हाफ की पावर एन इक्वल टू 127.5। इधर गया तो बेटा 0.5 मतलब हाफ बच जाएगा, 128 का मतलब 2 की पावर 7 अपॉन 2 की पावर n। तो 2 की पावर n इक्वल टू 2 की पावर 8। नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आ गई 8। 8 क्वेश्चंस दिए गए थे उस कंप्यूटर को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। 8 क्वेश्चंस दिए गए थे, फाइनल आंसर होना चाहिए 8 प्रॉब्लम्स। लेट्स सी, 8 आंसर बिल्कुल ठीक है। तो थोड़ा मैनिपुलेशन था यार इस क्वेश्चन में, राइट। एक इक्वेशन तो सब बना लेते हैं, बट ये वाला मैनिपुलेशन इंपॉर्टेंट था कि हमें सीरीज को बेटा खोल के लिखना था और कॉमन लेना था, तो तुरंत आर की वैल्यू हाफ निकलकर आ जाएगी। अच्छा प्रॉब्लम, नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए एक ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला प्रॉब्लम देखते हैं।
इस तरीके का क्वेश्चन भी अर्जुना बैच में करवाया था, डिफरेंट क्वेश्चन कराया था, ये डिफरेंट क्वेश्चन है। और ऐसा एडवांस 2023 में भी पूछा गया है, जब पीवाईक्यूज कराऊंगा वहां पे देखना, बहुत सिमिलर क्वेश्चन एडवांस 2023 में पूछा गया है बेटा इसके ऊपर। तो क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है 666 लिखे एन टाइम, एक एन डिजिट नंबर है 66666, उसमें डिजिट्स हैं सारी, उसका होल स्क्वायर है। और ऐसे ही एक एन डिजिट नंबर है 88888 है, उसका होल स्क्वायर नहीं है। और इधर 2n डिजिट लिखी है 444, ये हमें प्रूव करना है। तो फॉर एग्जांपल अगर मान लो n को मैंने 1 ले लिया, तो n1 का मतलब क्या हो गया कि भाई यहां एक ही डिजिट लिखी है 6 स्क्वायर, और यहां एक ही 8 लिखा है, और यहां फिर 2n को 1 डाला तो 2 डिजिट मतलब 44 हो गई, 2 बार 4 लिखा है। तो 6 स्क्वायर 36 प्लस 8 क्या होता है? 44 होता है। बिल्कुल ठीक इक्वेशन बन गई है। ऐसा ही कुछ हम बेसिकली देख रहे हैं बना क्या है। n को अगर 2 डालें मतलब यहां 66 का स्क्वायर कर लो और यहां 88 कर लो, तो 2 इंटू 2 4, 4444 होगा ये नंबर हमेशा। n को 3 डाला अगर मान लो तो 666 का स्क्वायर प्लस 888 विल बी 6 बार 4 आ जाएगा, इसके बराबर होगा, एंड सो ऑन। ये चीज जनरलाइज करनी है, समझ गए ना? कि अगर मैंने यहां 6666 स्क्वायर लिखा या 8888 लिखा, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 बार आ जाएगा, क्योंकि n अगर 4 है तो 4 दूनी 8 डिजिट्स ये बन जाएंगी। दैट इज व्हाट इट मींस। अब कैसे प्रूव करें सर? ये देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे। तो इसको प्रूव करना, ये तो मैं तुम्हें समझा रहा हूं क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन का मीनिंग है ये। प्रूव करने के लिए देखो हम जरा प्लेस वैल्यूज का इस्तेमाल करते हैं। हम इसको जीपी की तरह फॉर्म करके लिखेंगे। देखो कोई भी नंबर अगर जैसे मान लो 666 है, तो उसको क्या लिख सकते हो? 6 प्लस 6 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 100 है ना। ये वाला 6 यूनिट्स डिजिट है, ये 10, ये 100 डिजिट। तो अगर मैं इसी को ऐसे लिखूं, एक हो गया 6 इंटू 1, 6 इंटू 10, 6 इंटू 10 स्क्वायर, और क्योंकि n डिजिट्स हैं पहली वाली हो जाएगी पावर n-1। क्यों? क्योंकि 10 की पावर 0 से शुरू हुई, 0 से लेके n-1 तक n डिजिट्स हो गई, और इसका होल स्क्वायर करना है। ऐसे ही इसको लिख लो 8 इंटू 10 की पावर 0 मतलब 1 यूनिट्स डिजिट, ये 10 डिजिट, 8 इंटू 10 की पावर n-1। ये मेरा LHS हो गया है बेटा, LHS हो गया है। अब तुम कहोगे सर एडवांस में प्रूविंग का कैसे आएगा? वो तो ऑप्शन बना सकते हैं ना बेटा, बहुत तरीके होते हैं पूछने के। तो अब इसको जीपी की तरह सॉल्व करते हैं। सोचो ये क्या बन गई? एक जीपी का सम बन गया है, जीपी बन गया है बेटा, ये भी एक जीपी बन गया है, ये भी एक जीपी बन गया है। सो सम ऑफ जीपी क्या होता है? ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1, और इसका होल स्क्वायर भी है। सिमिलरली ये हो गया 8 10 की पावर n-1 अपॉन 10-1, तो ये कटा 2 इंटू 10 की पावर n-1 अपॉन 3 का होल स्क्वायर प्लस 8 इंटू 10 की पावर n-1 बाय 9। करेक्ट? सही लग रहा है अभी तक तो देखो। और अब कुछ कॉमन आ रहा है, देखो 2 का स्क्वायर 4/9, 4/9 कॉमन, 10 की पावर n-1 भी कॉमन है ना, होल स्क्वायर है क्योंकि एक 10 की पावर n-1 कॉमन, सो 10 की पावर n-1, और यहां पे आ जाएगा प्लस 4 कॉमन आया था 8 में से, तो 2 रह जाएगा। सही है? समझ गए क्या किया मैंने बेटा? कॉमन ले लिया, 4/9 कॉमन लिया और एक ये वाली टर्म कॉमन ली। अब ये क्या बन गया? 4/9 इंटू 10 की पावर n-1, और ये बन गया 10 की पावर n+1, तो ये बन गया 4/9 इंटू 10 की पावर 2n-1, 4/9 इंटू 10 की पावर 2n-1 हो गया। ये LHS आया है भाई। अब जरा RHS को देखें, यही आ जाएगा बिल्कुल सेम। देखना RHS की जीपी भी बिल्कुल सेम आ जाएगी। करो अब जल्दी से RHS। तो RHS की जो जीपी है, अब उसको देखो 4 इंटू 10 की पावर 0, 4 इंटू 10 की पावर 1, 4 इंटू 10 स्क्वायर, और क्योंकि 2n टर्म है बेटा तो 10 की पावर 2n-1 तक जाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स 2n है, सो a 10 की पावर 2n-1 अपॉन 10-1, तो 4 इंटू 10 की पावर 2n-1 बाय 9, जो कि सेम एज LHS आपका आ गया है। प्रूव हो गया कि ये होल स्क्वायर इसके बराबर है। ठीक है? तो अब आपको बिल्कुल ऐसा ही होमवर्क दे रहा हूं, सेम क्वेश्चन, बस अब तुम्हें ये 1 1 1 2n टाइम्स लिखा है, 2 2 2n टाइम्स, इसका स्क्वायर रूट किसके बराबर आएगा? p बताना है। देखो ऑब्जेक्टिव बन गया ना, या ऐसे सोच लो ये रूट हटा के इधर होल स्क्वायर किसका होगा।
तो ट्राई करेंगे बिल्कुल सेम लॉजिक से, सम ऑफ जीपी से ये क्वेश्चन बन जाएगा बेटा, सम ऑफ जीपी से बन जाएगा। चलिए, तो ब्रेन टीजर नंबर 16 ये हो गया आपका होमवर्क। अब एक ये 17 दे रहा हूं, पैराग्राफ है, बहुत ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है, सीरियसली बताऊं तो ये क्वेश्चन कोई भी बिल्कुल भी डिफिकल्ट ये वाला बिल्कुल नहीं है, देखने में लग रहा है, ट्राई जरूर करिएगा होमवर्क में। ये भी इसके ऊपर 2 क्वेश्चंस हैं, 17 और 18। दिस इज योर होमवर्क। 2 ब्रेन टीजर्स आपके ये होमवर्क हो गए हैं। एक मीन्स से रिलेटेड मीडियम क्वेश्चन है, ये भी इसीलिए होमवर्क दे रहा हूं बिकॉज ये सब तुम खुद से कर सकते हो बेटा, नहीं होगा तो मैं डिस्कस करूंगा ही ना, होमवर्क वाले लेक्चर में करूंगा। ट्राई करना, अर्थमेटिक मीन्स, इंसर्शन ऑफ मीन्स के ऊपर है ये ब्रेन टीजर नंबर 19। एक ये अच्छा टफ क्वेश्चन है, ये भी हम करेंगे लेक्चर 3 में डिस्कस। ब्रेन टीजर नंबर 20, हाँ 20 वाला हम करेंगे। 21 22 भी इजी है, 23 वाला मैं तुम्हें करा देता हूं, ये अच्छा पैसेज है। तो काफी सारे होमवर्क दे दिए आज मैंने तुम्हें, करने हैं सारे, ठीक है। 23 वाला आप देखते हैं, 23 24 पैसेज को हम कर लेते हैं और इसके साथ करेंगे समाप्त, बाकी होमवर्क में मैंने तुम्हें दे दिया है। चलिए, सीक्वेंस ऑफ नंबर दिए हैं A1 A2 A3 अप टू A 1005। कुछ नंबर्स का सीक्वेंस दिया है, बताया नहीं है वो APGP क्या है, बस है, बस एक रिलेशन दे रखा है कि वो नंबर्स इस तरह का कोई एक रिलेशन सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है, समझ गए। ऑल्सो A1 A2 A3 अप टू A 1005 तक का सम 2010 दिया हुआ है, गॉट इट, समझ गए। नेचर ऑफ द सीक्वेंसेस, अब बताना एपीजीपी क्या है, लेट्स सी। तो भाई ऐसे कैसे बताते हैं सर, यहीं से पता लगेगा। देखो जो पहला रिलेशन दिया है, अगर मैं, क्योंकि रेशियो बराबर है तो इक्वल टू के मान लेता हूं कुछ, भाई जब भी ऐसे रेशियोज बराबर दिए होते हैं तुम्हें पता है लेट इट बी इक्वल टू के, तो A1 अपॉन A1 प्लस 1 इज इक्वल टू के हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहां से जो है A1 की वैल्यू आ जाएगी के अपॉन 1 माइनस के, करेक्ट। A1 की वैल्यू क्या आ गई, K1 अपॉन 1 माइनस के। ऐसे ही अब दूसरे वाले से A2 निकालो, A2 अपॉन A2 प्लस 3, तो A2 इक्वल्स टू के A2 प्लस 3K, तो A2 हो जाएगा 3K अपॉन 1 माइनस के, ये A2 हो गया। और अब अगर आप समझ गए हो तो अब करने की भी जरूरत नहीं है, बेसिकली अब तुम समझ गए यार, यहाँ पे 1 आया 3 आया, अगले में ये 5 है, सो A3 हो जाएगा 5K अपॉन 1 माइनस के, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। जो लास्ट वाला टर्म हो गया A 1005, वो क्या हो जाएगा, 2009 वाला टर्म आ जाएगा 2009 के अपॉन 1 माइनस के। और नोटिस करो अगर इन सबको सब्ट्रैक्ट करो तो 2K कॉमन न्यूमरेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर तो वैसे ही सेम है, सो मतलब डिफरेंस इज सेम, इनका एंड इसका, इन सबका कॉमन डिफरेंस तुम्हारा सेम आ रहा है, कॉमन डिफरेंस आ रहा है। सो A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3 एंड सो ऑन, ये सारे 2K अपॉन 1 माइनस के जैसे आ रहे हैं। देयरफॉर सीक्वेंस इज AP। सीक्वेंस क्या है, AP है बेटा, सीक्वेंस क्या है, AP है। फर्दर अब देखो हमें सम ऑफ AP दिया हुआ है, सम ऑफ AP दिया हुआ है, वहां से अब हम निकाल सकते हैं यार, 1005 टर्म्स का सम दिया है, सो S 1005 हमें 2010 दिया है। पहला क्वेश्चन तो हो गया भाई AP। आई थिंक आगे कोई A या D यही सब पूछा होगा, हाँ 21st टर्म पूछिए, ठीक है। तो S 1005 का फॉर्मूला होता है 1005/2 n/2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म है ना, तुम दूसरा वाला भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे पास फर्स्ट और लास्ट टर्म है इसलिए मैं लगा रहा हूं। फर्स्ट टर्म है K अपॉन 1 माइनस के, K अपॉन 1 माइनस के, और लास्ट टर्म है 2009 के अपॉन 1 माइनस के, तो ये बन गया 2010 के, 2010 के अपॉन 1 माइनस के इज 2010, तो ये कट गया बेटा। यहां से अब आप देख सकते हैं K अपॉन 1 माइनस के की वैल्यू आ गई 2 अपॉन 1005, है ना, K अपॉन 1 माइनस के की ये वैल्यू आ गई है। अब हमें क्या चाहिए भाई, अगर आपको 21वीं टर्म निकालनी है तो एक तो फर्स्ट टर्म चाहिए A1 क्या थी, K अपॉन 1 माइनस के थी, यानी 2 अपॉन 1005 हो गई वो तो। और कॉमन डिफरेंस चाहिए, कॉमन डिफरेंस क्या थी,
2k अपॉन 1 माइनस के, देखो ये निकाली थी हमने, तो 2k अपॉन 1 माइनस के यानी 2 टू ज़ा 4 अपॉन 1005। सो a 21वीं टर्म हो गई a प्लस 20d, तो 2 प्लस 24 ज़ा 80 अपॉन 1005, 82 अपॉन 1005 हो गई है, 82 अपॉन 1005। सी ऑप्शन हमारा जो है आंसर हो गया है, सी ऑप्शन, राइट, सी ऑप्शन आंसर हो गया। कितना प्यारा क्वेश्चन बन गया, देखने में बहुत डिफिकल्ट सा था बट करने गए सिर्फ ये इक्वल टू के मानना था मेन चीज, ये मान लिया तो क्वेश्चन अपने आप अनफोल्ड होता गया। ठीक है भाई, चलो तो ये वाले अब थोड़े इजी हैं रिलेटिवली, स्टार्टिंग के डिफिकल्ट थे आज लेक्चर में, ये वाले आसान हैं, आप कर सकते हो इन सब क्वेश्चंस को, आपको ट्राई करना है भाई, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, इनको हम होमवर्क में डिस्कस करेंगे। चलिए तो आज का होमवर्क क्या है, यही सारे क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं और आपको रीडू करने हैं, जो आज क्वेश्चंस कराए ना बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं, इनको बेटा रीडू जरूर करिएगा, बाकी आपको प्रैक्टिस शीट मिलेगी वहां से वो आपको करने हैं। तो अब कंटिन्यू करेंगे बेटा हम कल अपना डिस्कशन, जहां लेक्चर 2 में हम सीरीज का पोर्शन करेंगे। ठीक है, AMGM इनइक्वालिटी हो गई, सीरीज हो गई, ये सब हम कल के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो आज हमने सीक्वेंसेस पढ़ा है मेजरली, कल हम सीरीज को पढ़ेंगे और फिर लेक्चर 3 में मिक्स करेंगे, साथ में PYQs करेंगे। ठीक है, चलिए तो आई होप मजा आया भाई आज के लेक्चर में। टफ लगा होगा, बिल्कुल टफ था, बिल्कुल था सर, नई नई चीजें सीखी होंगी, बिल्कुल नए नए तरह के क्वेश्चन देखे होंगे, बट क्या नहीं भी हुए अगर खुद से कोई बात नहीं यार, धीरे धीरे होंगे। 50%, 40%, 30%, 20% जो हो रहे हो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक महीना मैंने बोला था, एक महीने तक पढ़ते रहो इस बैच में, फिर जाके देखना तुम्हारा लेवल अपने आप बढ़ जाएगा बेटा। ठीक है, क्योंकि अभी तक तुमने मेंस लेवल की थोड़ी डिफरेंट तरीके से पढ़ाई करी है, कॉन्सेप्ट सीखे हैं सारे अच्छी तरह, थ्योरी याद करी है, ट्रिक्स याद करे हैं। अब मेन आएगा जहां दिमाग लगाना है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, तो अब तुम इन लेक्चर्स को जब करोगे दिमाग भरना जाएगा, सर में भी दर्द हो जाएगा इतनी देर पढ़ के, क्योंकि अब डिफरेंट तरीके की पढ़ाई हो रही है। मेंस में वही सब चीजें करनी है, बार बार कैलकुलेटिव ज्यादा होता है, एडवांस्ड में ये ज्यादा यूज होना है, पेन कम यूज होना है। ठीक है, चलिए तो आई होप मजा आया भाई सबको, इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और लास्ट में जाते जाते मेरी तरफ से मैसेज, तुम लोगों का टारगेट #JEE फोड़ना है बेटा, अपनी मेहनत करते रहो, जितनी एफर्ट तुमने किया हुआ है और अपनी एनर्जी लगा दो जितनी भी बची है, 2 महीने की बात है, फिर उसके बाद तो मजे ही मजे। ठीक है, चलिए, सो थैंक यू सो मच, मुलाकात होगी कल, टेक केयर, बाय बाय।